BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 231। गुरु और शिष्य के बीच मुठभेड़। तुम कमीने, बहुत दूर मत जाओ। याओ लाओ को अपनी स्वर्गीय ज्वाला के साथ विचार मिलने के बाद जियाओ यी जियान की उनके प्रति सद्भावना पहले ही कम हो चुकी थी, और अब जब उसने देखा कि वह अभी भी अपनी आत्माशक्ति के साथ जियाओ मिंग पर दबाव डालने की हिम्मत कर रहा है, तो वह तुरंत गुस्से से खड़ी हो गई और उसकी डू पूर्वज आभा उन्मत्त रूप से फूटने लगी। याओ लाओ के साथ साथ जियाओ यान पर दबाव डालने लगी। जियाओ यी जियान के दबाव का सामना करते हुए याओ लाओ ठीक था। हालांकि उसकी आत्मा शक्ति किसी भी तरह से अपने चरम पर नहीं थी, उसकी आत्मा की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। हालांकि जियाओ यान को मुश्किल समय का सामना करना पड़ रहा था। एक डू पूर्वज की आभा ऐसी चीज नहीं थी जिसका वह, एक छोटा डू मास्टर, विरोध कर सके। उसे लगा जैसे कोई पहाड़ उस पर टूट रहा है, जिससे उसके घुटने मुड़ गए और वह अपने घुटनों पर गिर गया। सौभाग्य से याओ लाओ ने समय रहते उसे पहचान लिया और उसे जियाओ यी जियान की आभा से बचा लिया, इसलिए अब उसे उतना संघर्ष नहीं करना पड़ा। घुटनों में हल्का दर्द महसूस करते हुए जियाओ यान का चेहरा बदसूरत हो गया। क्या ये पागल औरत इतनी सुरक्षात्मक है? जियाओ यी जियान की आभा ने जियाओ मिंग के निवास में अन्य लोगों को भी सचेत कर दिया, और जब नौकरानियां और पहरेदार हॉल के बाहर पहुंचे तो वे उसकी आभा के कारण हिलने में असमर्थ थे। केवल आदरणीय त्यान हुआ अप्रभावित थे और खिड़कियों में से एक के माध्यम से अंदर तैर गए। जियाओ जियान, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या कोई दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले आगंतुक हैं? अपने शब्दों को समाप्त करते हुए उसने याओ लाओ को देखा जो जियाओ यी जियान का सामना कर रहा था। तुरंत आदरणीय त्यान हुओ की आत्माशक्ति बाहर निकल आए और याओ लाओ की ओर दौड़ पड़ी। जैसा कि उसने कहा, ये व्यक्ति भी एक डू वेनेरेट पावरहाउस का आत्मा शरीर है, उससे निपटना आसान नहीं है, चलो एक साथ उस पर हमला करते हैं। याओ त्यान हुओ का चेहरा थोड़ा उत्साहित था। बस जब वह चिंतित था कि उसके पास जियाओ मिंग को भुगतान करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यह आत्मा शरीर दरवाजे पर आ गया। हालांकि वह बता सकता था कि याओ लाओ का आत्मा शरीर असाधारण था, अकेले आत्मा की गुणवत्ता उससे थोड़ी अधिक थी, लेकिन जियाओ मिंग की हवेली में होने के कारण वह बिल्कुल भी नहीं डरता था। जब अचानक एक आत्मा शरीर प्रकट हुआ उस पर हमला करने के लिए तैयार, याओ लाओ काफी उलझन में पड़ गया। उसने स्वीकार किया कि अपने विद्रोही शिष्य हान फैंग का नाम सुनकर वह थोड़ा परेशान हो गया था और थोड़ा जोर से बोला था। लेकिन ये बहुत अनुचित था कि उस पर एक पल में हमला किया जाए, है न? हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें वास्तव में लड़ना है? इस समय याओ लाओ दुविधा में था। अगर उन्हें लड़ना पड़ा तो उसे डर था कि वह अपनी वर्तमान स्थिति में अपने विरोधियों को हरा नहीं पाएगा। वरिष्ठ याओ, कृपया प्रतीक्षा करें। तभी जियाओ मिंग ने बात की और याओ त्यानहुओ को रोकने का इशारा किया ताकि याओ लाओ को पीटा न जाए। जियाओ मिंग की आवाज़ सुनकर याओ त्यानहुओ के पास जियाओ मिंग की तरफ तैरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियान, बैठ जाओ। लेकिन जियाओ मिंग, उसने हिम्मत की। जियान, मेरी बात सुनो। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है। जियाओ यी जियाओ ने अनिच्छा से सहमति जताई और बैठ गई। उसके चेहरे पर अभी भी असंतोष की झलक थी। दोनों को शांत करने के बाद जियाओ मिंग ने याओ लाओ का सामना किया और धीमे, संतुलित स्वर में बोला, आदरणीय याओ चे, ये सबसे अच्छा होगा यदि आप अपने गुस्से पर थोड़ा और संयम बरतें। अपनी आत्मा की शक्ति से दूसरों को डराना अच्छी बात नहीं है, खासकर जब संबंधित व्यक्ति डू पूर्वज हो। आखिरकार अब आप पहले जैसे आदरणीय याओ चेन नहीं रहे, है न? याओ लाओ एक पल के लिए चुप हो गए और इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने उदासीनता से पूछा, उद्धरण चिन्ह ... मुझे बताओ, उस विद्रोही शिष्य हान फैंग का उल्लेख करने का आपका उद्देश्य क्या है और आपको उसके साथ मेरे संबंधों के बारे में कैसे पता चला? बेशक, मैंने ये सब हान फैंग से ही सीखा है, जियाओ मिंग ने बोतल को हाथ में हिलाते हुए कहा। मेरे द्वारा मारे जाने के बाद उसकी आत्मा इस बोतल में समाहित है। यदि महामहिम मुझे शरीर को परिष्कृत करने की विधि, उच्च स्तरीय कीमिया विरासत और आत्मा तकनीक दे तो मैं ये बोतल आपको देने को तैयार हूँ। मुझे लगता है कि आप उसे अपने ही गुरु की हत्या करने वाले देशद्रोही होने के लिए शिक्षित करना चाहते हैं, है न? जियाओ मिंग की बातें सुनकर सभी की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थीं। याओ त्यान हुओ की आंखों में उत्साह का एक स्पर्श दिखाई दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके विचार से जियाओ मिंग हमेशा से ही उन्हें पुनर्जीवित करने के बारे में सोच रहे थे और जियाओ मिंग के प्रति उनकी सद्भावना बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर जियाओ यान असमंजस में था क्योंकि वह उन परिस्थितियों को समझ ही नहीं पा रहा था जिनके बारे में जियाओ मिंग बात कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास पर्याप्त स्तर की ताकत नहीं थी, इसलिए याओ लाओ ने इन बातों का जिक्र उससे नहीं किया था। दूसरी ओर याओ लाओ लगभग खुद को फिर से नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, ये सोचकर कि उसका वह विद्रोही शिष्य उसके सामने था। उसे जियाओ मिंग के हाथ से जेड की बोतल छीनने की इच्छा हुई। हालांकि जब उसने सोचा कि एक पल पहले स्थिति कितनी बढ़ गई थी, तो याओ लाओ खुद को शांत करने के लिए मजबूर कर सकता था। जेड की बोतल को देखते हुए उसने धीरे से कहा, इस बूढ़े आदमी के संग्रह में वास्तव में एक शरीर और एक आत्मा तकनीक को परिष्कृत करने की एक विधि है।
लेकिन उनमें से एक शरीर को परिष्कृत करने की विधि अत्यंत जटिल है, विभिन्न सामग्री और स्वर्गीय खजाने अत्यंत दुर्लभ हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए विभिन्न प्रकार की स्वर्गीय लपटों के सहयोग की आवश्यकता होती है। यदि आप जियाओ यान को बढ़ने में मदद कर सकते हैं तो ये बूढ़ा आदमी पहल कर सकता है और आपके बगल में इस आत्मा शरीर के लिए एक शरीर को परिष्कृत करने में आपकी मदद कर सकता है, और मैं आपको आत्मा तकनीक भी दे सकता हूँ। जियाओ यान का विकास आपके जियाओ कबीले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसके बारे में क्या ख्याल है? जाहिर है, याओ लाओ ने स्वर्गीय ज्वाला को नहीं छोड़ा था, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य नहीं था। आखिरकार यह उसके पुनरुत्थान से संबंधित था, इसलिए वह इतनी आसानी से कैसे हार मान सकता था। यदि याओ लाओ इसे छोड़ना नहीं चाहता था तो जियाओ मिंग भी नहीं देगा। उसके लिए एक दाई के रूप में कार्य करना असंभव था। इसके बजाय उसे लगा कि याओ लाओ को थोड़ी और उत्तेजना की आवश्यकता है। उसके दिमाग की एक झट से जेड बोतल के मुंह के चारों ओर गिरे हुए दिल की लौ की लपटें फैल गईं और गायब हो गईं, और तुरंत बोतल से हान फैंग की आवाज़ उभरी। जियाओ मिंग, तुम्हारे पास पहले से ही वह सब कुछ है जो मेरे पास है, तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ देते? अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बनूंगा। तुम क्या कहते हो? जैसे ही हान फैंग ने कहा, उसका आत्मा शरीर धीरे धीरे जेड की बोतल से बाहर तैरने लगा। हान फैंग को देखते ही याओ लाओ ने जो संयम बनाए रखा था वह पूरी तरह से बिखर गया और वह गुस्से से भर गया। गद्दार! आवाज़ सुनते ही हान फैंग का शरीर अकड़ गया और उसने डर के मारे अपना सिर घुमाया और याओ लाओ को देखा, जिसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। हान फैंग ने घबराए हुए भाव के साथ डरावनी चीख निकाली, तुम मरे नहीं हो, ये कैसे संभव है? याओ लाओ को अपनी मृत्यु के क्षण की याद आ गई और उसका भ्रामक आत्मा शरीर हिंसक रूप से हिल गया। उसके चेहरे पर उदासी और क्रोध का मिश्रण था और उसकी आवाज़ अवमानना से भरी हुई थी। मैं मरा नहीं हूँ, क्या तुम इसी से डरते हो? अगर कोई कहे कि याओ लाओ का इस समय सबसे बड़ा जुनून पुनर्जीवित होना था तो दूसरा उसके शिष्य हान फैंग के साथ विश्वासघात होगा। उसका पहला शिष्य, जिसे उसने खंडहरों से तब बचाया था जब वह सिर्फ एक बच्चा था और बड़ी सावधानी से पाला, उसे कीमिया का तरीका सिखाया और उसे सेंट्रल प्लेन्स में सबसे चमकीले सितारे के रूप में खिलने में मदद की। हालांकि हान फैंग ने उसका बदला कैसे चुकाया? आत्माओं के हॉल के साथ सेना में शामिल होकर और उसे जहर देकर, लगभग उसकी मौत का कारण बनकर और उसे अपनी आत्मा के शरीर के साथ मुश्किल से बचने के लिए मजबूर करके। हान फैंग की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वह याओ लाओ को ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर बनने वाली घबराहट की अभिव्यक्ति कम होने लगी थी। खबर है कि याओ लाओ के मरने की खबर उनके लिए एक झटके की तरह थी, जैसे आसमान में बिजली चमक रही हो। याओ लाओ के पूर्व शिष्य के रूप में वे अच्छी तरह जानते थे कि महाद्वीप पर याओ लाओ की कितनी प्रतिष्ठा थी। आज भी महाद्वीप के शक्तिशाली व्यक्ति आदरणीय याओ चेन को याद करते हैं, जिन्होंने कभी सर्वोच्च शासन किया था। अगर यह खबर फैल गई कि याओ लाओ जीवित हैं तो कितने शक्तिशाली लोग उन्हें खोजने आएंगे। अध्याय 232, हान फैंग की प्रेरणा। शुरुआती झटके के बाद हान फैंग को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसके सामने याओ लाओ एक आत्मा शरीर लग रहा था, बिल्कुल उसके जैसा, और उनके बीच का माहौल दोस्ताना नहीं था। जैसे जैसे उसके दिमाग में कई तरह के विचार दौड़ रहे थे, हान फैंग की अभिव्यक्ति अनिश्चित हो गई। फिर उसने एक भयंकर अभिव्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया, ये सोचकर कि वह याओ लाओ को मारने के लिए जियाओ मिंग पर भरोसा कर सकता है। अपने चेहरे पर जानलेवा इरादे दिखाते हुए हान फैंग ने अपना सिर उठाया, एक जहरीले सांप की तरह हमला करने के लिए तैयार, और कर्कश आवाज में बोला, जियाओ मिंग, क्या आपको भी स्वर्गीय लपटें इकट्ठा करना पसंद नहीं है? मैं आपको बता दूं, आपके सामने इस बूढ़े आदमी के पास चिलिंग बोन फ्लेम है, जो स्वर्गीय लॉ रैंकिंग में 11वें स्थान पर है। टस्क टस्क, चिलिंग बोन फ्लेम। हान फैंग की बातें सुनकर जियाओ मिंग ने अपना सिर घुमाया और याओ लाओ की ओर देखते हुए दिलचस्पी का दिखावा किया। जब याओ लाओ ने हान फैंग की बातें सुनी तो वह चिंता में डूब गया। हालांकि उसे हमेशा जियाओ मिंग के बारे में सकारात्मक धारणा थी, जो कबीले में रहते हुए हमेशा दयालु रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसमें कभी कोई स्वार्थ शामिल नहीं था। क्या हान फैंग खुद इसका उदाहरण नहीं था? याओ लाओ के अपने बेटे के रूप में पाला गया, फिर भी जब स्वार्थों के लालच में वह उसे मार सकता था। चिलिंग बोन फ्लेम का प्रलोभन कुछ ऐसा था जो कई कीमियागरों को अपना दिमाग खो सकता था। वह गारंटी नहीं दे सकता था कि प्रलोभन के तहत जियाओ मिंग भी अपना दिमाग नहीं खो देगा। ये देखकर कि जियाओ मिंग बिना किसी चाल के सिर्फ याओ लाओ को देख रहा था, हान फैंग कुछ चिंतित हो गया और जल्दी से बोला, चिंता मत करो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। उसके पहले शिष्य के रूप में मैं उसके बारे में सब कुछ अच्छी तरह जानता हूँ। अगर तुम उसे मार दोगे तो न सिर्फ तुम्हें चिलिंग बोन फ्लेम मिलेगी, बल्कि तुम उसकी उच्च स्तरीय कीमिया विरासत भी ले पाओगे। ये स्पष्ट रूप से हान फैंग द्वारा गढ़ा गया था। उसने हमेशा सोचा था कि याओ लाओ मर चुका है, इसलिए उसे कैसे पता चलेगा कि याओ लाओ के पास अब कौन सी कीमती चीज़ें हैं।
उसने ये सिर्फ जियाओ मिंग के लालच को जगाने और उसे याओ लाओ पर हमला करने के लिए कहा था। जब भी हान फैंग बोलता, याओ लाओ के आसपास की हवा ठंडी हो जाती और अंततः याओ लाओ बेहद चुप हो जाता, जाहिर तौर पर हान फैंग से चिढ़ जाता। उस समय जियाओ यान, जो पहले से ही काफी शांत हो चुका था, भावशून्य चेहरे के साथ खड़ा हुआ और अपनी हथेली को हिलाया। उसके शरीर से एक भयंकर ज्वाला निकली जो हान फैंग पर हमला करने से पहले उसकी हथेली पर बवंडर की तरह घूम रही थी। मास्टर हत्यारा मादरचौद, शापित बदमाश। जैसे ही जियाओ यान ने अपना हमला शुरू किया, हान फैंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। आमतौर पर छठे दर्जे के कीमियागर के आत्मा शरीर के रूप में उसे जियाओ यान के हमले से बेपरवाह होना चाहिए था, लेकिन जिस बात ने उसे इस तरह से प्रतिक्रिया करने पर मजबूर किया वह ये थी कि उसने जियाओ यान के हमले में एक स्वर्गीय ज्वाला के उपयोग का पता लगाया था, और साथ ही उसकी क्यू विधि में एक परिचित आभा भी थी जो उसके द्वारा खुद की साधना की गई आभा के समान थी। करीब से निरीक्षण करने पर उसने महसूस किया कि जियाओ यान की क्यू विधि उसकी अपनी विधि से भी अधिक शुद्ध और रूढ़िवादी थी। वर्षों पहले ज्वाला मंत्र की खोज में उसने अपने गुरु को जहर देने में संकोच नहीं किया था, लेकिन उसे तकनीक का केवल एक अंश ही प्राप्त हुआ था। और फिर भी ये वह टुकड़ा था जिसने उसे समुद्री हृदय ज्वाला को नियंत्रित करने की अनुमति दी थी। दुनिया में केवल एक क्यूई विधि हो सकती है जो ज्वाला मंत्र के टुकड़े से अधिक शुद्ध और रूढ़िवादी हो, ज्वाला मंत्र का पूर्ण संस्करण। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ज्वाला मंत्र, जिसे मैंने उसे सिखाने के लिए विनती की थी, तुम जैसे बदमाश को दिया जाएगा। क्या उसने सोचा था कि तुम मुझसे बेहतर हो? हान फैंग ने खुद से एक उदास और कड़वे स्वर में बात की, उसकी आवाज़ में स्पष्ट ईर्ष्या और आक्रोश था। अगर उसने उस समय मुझे ज्वाला मंत्र दिया होता तो मैं अभी भी उसके साथ सम्मान और कृतज्ञता से पेश आता, लेकिन मुझे कौन दोषी ठहरा सकता है? उस बूढ़े मूर्ख के पास कोई आंखें नहीं थीं, वह मेरी प्रतिभा नहीं देख सकता था। हान फैंग का चेहरा आक्रोश से भरा था और उसकी भावनाएं थोड़ी उत्तेजित लग रही थीं। उसने हमेशा सोचा था कि अगर याओ लाओ अतीत में उसे ज्वाला मंत्र देने के लिए तैयार होता तो वर्तमान स्थिति बहुत अलग होती। हान फैंग ने खुद से कहा कि उसे जियोयान द्वारा किए गए हमले की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि चून की जियोमिंग ने उसे रिहा कर दिया था, इसलिए वह उसे आसानी से मरने नहीं देगा। दरअसल जब वह सोच रहा था तो अचानक हान फैंग के सामने एक आकृति प्रकट हुई। आकृति ने हाथ बढ़ाया और सीधे जियाओ यान के हमले को कुचल दिया, जो बहुत शक्तिशाली लग रहा था। पॉप! एक हल्की सी आवाज़ के साथ हमला पूरी तरह से मिट गया, कोई निशान नहीं छोड़ा। जियाओ यान ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए जियाओ मिंग की हथेली को देखा, जो बिल्कुल भी नहीं हिली थी, जैसे कि उसके पिछले हमले ने उस पर जरा भी असर नहीं किया था। उसने लंबे समय से अपनी ताकत जमा की थी और पिछले हमले में अपनी स्वर्गीय लॉ का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जियाओ मिंग बिना किसी चोट के बाहर निकल आएगा। एक डू पूर्वज पावरहाउस वास्तव में भयानक था। चचेरे भाई, अपने गुरु के साथ बातचीत करने के लिए इस हान फैंग का इस्तेमाल सौदेबाजी की चिप के रूप में करना, ये बहुत अच्छा नहीं है ना? जियाओ यान कुछ और कहने ही वाला था कि उसे याओ लाओ ने टोक दिया। बस, बहुत हो गया, मैं तुम्हारे साथ सौदा कर लूंगा। जब तक तुम इस विद्रोही शिष्य हान फैंग को मुझे सौंप दोगे, मैं तुम्हें उच्च स्तरीय कीमिया विरासत दे सकता हूँ, साथ ही शरीर को परिष्कृत करने की विधि भी। याओ लाओ की आवाज़ थोड़ी कांप उठी, और यह अनिश्चित था कि यह परेशान होने के कारण था या किसी और कारण से। याओ लाओ को सौदा स्वीकार करते देख जियाओ मिंग अंदर से खुश था। उसने याओ लाओ के गुस्से को भड़काने के लिए हान फैंग को रिहा किया था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि हान फैंग वास्तव में इतना उपयोगी होगा कि याओ लाओ ने जल्दी से सौदा स्वीकार कर लिया। लेकिन जियाओ मिंग की खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। हम आत्मा तकनीक के बारे में क्या? ये देखकर कि याओ लाओ ने आत्मा तकनीक का उल्लेख नहीं किया, जियाओ मिंग ने भौहें सिकुड़ी और मन ही मन सोचा कि चीज़ें इतनी सरल नहीं होंगी। हे, हालांकि यह विद्रोही शिष्य मेरे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन उसका वास्तविक मूल्य किसी उच्च स्तरीय कीमिया विरासत या शरीर शोधन विधि से तुलनीय नहीं है। आत्मा तकनीक जैसी किसी चीज़ का जिक्र ही न करें जिसे सेंट्रल प्लेन्स में रखने पर भी लोग चाहते होंगे। इसे छीनने की कोशिश करने के बारे में भी न सोचें। मेरे पास तकनीक की एक प्रति नहीं है, इसलिए अगर आप मुझे मार भी दे तो भी आप इसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालांकि याओ लाओ क्रोधित था, लेकिन वह तर्कहीन नहीं हुआ था। जियाओ मिंग चुप था। उसने जो शर्तें प्रस्तावित की थीं, उनमें से वह जिस बारे में सबसे ज्यादा चिंतित था वह वास्तव में आत्मा तकनीक थी, जो इस बात से संबंधित थी कि क्या वह भविष्य में 8वीं श्रेणी के कीमियागर तक जल्दी से पहुंच सकता है। शरीर को परिष्कृत करने की विधि से अगर मृत्यु के बाद भी आत्मा शरीर बरकरार रहता है तो उसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। बाद वाला उच्च स्तरीय कीमिया विरासत थी। चूंकि उसने हान फैंग की भंडारण अंगूठी प्राप्त कर ली थी, इसलिए जियाओ मिंग को अल्पावधि में उच्च स्तरीय कीमिया विरासत की बहुत ज़रूरत नहीं थी। अप्रत्याशित रूप से ये याओ लाओ काफ़ी चालाक था। क्या वह वास्तव में अपनी सबसे कीमती आत्मा तकनीक को सीधे दे देगा? बेशक वह ऐसा नहीं करेगा, और दुर्भाग्य से जियाओ मिंग इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि याओ लाओ सही था, ये हान फैंग वास्तव में इतनी अधिक कीमत के लायक नहीं था। हान फैंग को यकीन नहीं हुआ जब उसने देखा कि जियाओ मिंग उसे याओ लाओ के साथ बदलने जा रहा है, और वह पागलों की तरह चिल्लाया, जियाओ मिंग, क्या तुम मूर्ख हो? अगर तुम दूसरे पक्ष को मार देते हो तो उसका सारा सामान तुम्हारा हो जाएगा, तो तुम अभी भी उसके साथ आदान प्रदान क्यों कर रहे हो? तुम्हें बस उसे मारना है और तुम उससे वह सब कुछ पा सकते हो जो तुम चाहते हो, जिसमें स्वर्गीय ज्वाला भी शामिल है। उनके पास 2 स्वर्गीय ज्वालाएं हैं, और फिर भी तुम उसके साथ आदान प्रदान करना चाहते हो, क्या तुम पागल हो? अध्याय 233 आत्मा तकनीक। हान फैंग उन्मत्त होकर चिल्ला रहा था, चाहता था कि जियाओ मिंग याओ लाओ से निपटे। याओ लाओ के हाथों में पड़ने के डर के अलावा इसका कारण ये था कि वह वास्तव में जियाओ मिंग की सोच को नहीं समझता था। हान फैंग कौन था? वह एक निर्दयी व्यक्ति था जो अपने गुरु को मार सकता था यदि इसमें पर्याप्त लाभ शामिल हो। वह लाभ के सिद्धांत को सबसे ऊपर मानता था, और डूक्यूई महाद्वीप एक ऐसा समाज था जहां मजबूत लोग कमजोर लोगों पर हावी थे। अब जियाओ मिंग के सामने लाभ का एक बड़ा अवसर था। आत्मा तकनीक, उच्च स्तरीय कीमिया विरासत और शरीर को परिष्कृत करने की विधि का उल्लेख नहीं करना। उसके सामने 2 स्वर्गीय लपटें थीं। हान फैंग समझ नहीं पा रहा था कि जियाओ मिंग 2 स्वर्गीय लपटों के प्रति उदासीन कैसे हो सकता है। क्या यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह अपने हाथ की एक लहर से जेब में रख सकता था? वह अब जियाओ मिंग के कारण इतना चिंतित था कि वह उसकी जगह लेने और सीधे जियाओ यान और याओ लाओ को मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। उसे विश्वास नहीं था कि सभी प्रकार की यातनाओं के तहत याओ लाओ अपनी सारी संपत्ति नहीं सौंप देगा। भले ही याओ लाओ ने हार नहीं मानी, क्या स्वर्गीय लपटें अभी भी वहां नहीं होंगी? हान फैंग की चीखों ने याओ लाओ की आंखों को जियाओ मिंग की ओर देखते हुए और भी सतर्क कर दिया, और यहाँ तक कि उसे भी यह स्वीकार करना पड़ा कि हान फैंग के शब्द वास्तव में आश्वस्त करने वाले थे। आम लोग वास्तव में मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन एक कदम आगे बढ़ गए। हालांकि हान फैंग के शब्द जियाओ मिंग के लिए एक कान से गए और दूसरे कान से बाहर निकल गए। ऐसा नहीं था कि हान फैंग के शब्द बिना कारण के थे, बल्कि इसलिए कि जियाओ मिंग जानता था कि याओ लाओ झूठ नहीं बोल रहा था। उसके पास आत्मा तकनीक की एक प्रति नहीं थी जो जियाओ मिंग के लिए सबसे अधिक रुचिकर थी। मूल कहानी में जब याओ लाओ को हॉल ऑफ सोल्स द्वारा पकड़ लिया गया था और जियाओ यान को उसकी बोन फ्लेम रिंग विरासत में मिली थी, तो उसमें कोई आत्मा तकनीक नहीं थी। हालांकि मूल कहानी से कई चीज़ें नाटकीय रूप से बदल गई थीं, फिर भी याओ लाओ के पास आत्मा तकनीक की एक प्रति बनाने का कोई कारण नहीं था। यह आत्मा तकनीक कुछ रहस्यमय होनी चाहिए थी, और ऐसा कुछ नहीं जिसे सिर्फ इसके बारे में सोचकर दोहराया जा सके। जहां तक जबरदस्ती स्वर्गीय लपटों को लेने की बात है, यह ऐसा कुछ नहीं था जो उसके चरित्र के अनुरूप था। आखिरकार याओ लाओ ने पहले उसे नाराज नहीं किया था। हालांकि जियाओ यान और याओ लाओ ने उसे अपने साथी की स्वर्गीय लपट को सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल करने का प्रस्ताव देकर उकसाया था, लेकिन सिर्फ इसी वजह से किसी को मारना जाती होगी। बेशक अगर जियाओ मिंग को पता होता कि जियाओ यान ने उससे इसे छीनने के बारे में सोचा था तो स्थिति अलग होती। याओ लाओ की आत्मा तकनीक हासिल करने के बारे में सोचते हुए जियाओ मिंग चुपचाप वहां खड़ी रही। याओ लाओ ने यह महसूस करते हुए सोचा कि जियाओ मिंग तय कर रहा है कि उसे आगे बढ़ना है या नहीं। उसके चेहरे पर भावनाओं के उतार चढ़ाव आए और फिर उसने आखिरकार एक आह भरी। ठीक है, चलो एक सौदा करते हैं। मैं तुम्हें तीनों चीज़ें दे सकता हूँ, हालांकि मैं तुम्हें अपनी खुद की उच्च स्तरीय कीमिया विरासत नहीं दूंगा। इसके बजाय मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो मैंने किसी गुप्त क्षेत्र में प्राप्त किया है। बदले में जियाओ यान जेड के 3 साल के समझौते के दौरान आपको मौजूद रहना होगा और उसे सुरक्षित रूप से पहाड़ की तलहटी तक ले जाना होगा। मैं आपको उच्च स्तरीय कीमिया विरासत और शरीर शोधन विधि पहले ही दे दूंगा, लेकिन मैं आपको 3 साल के समझौते के पूरा होने के बाद ही आत्मा तकनीक प्रदान करूंगा। ये कैसा लगता है? जियाओ मिंग को उम्मीद नहीं थी कि याओ लाओ अचानक अपना मन बदल लेंगे। एक पल के प्रतिबिंब के बाद उन्हें एहसास हुआ कि याओ लाओ ने उनके इरादों को गलत समझा होगा। फिर भी उन्होंने याओ लाओ की गलतफहमी को ठीक करने की जहमत नहीं उठाई जब तक कि वह अपना लक्ष्य हासिल कर सके। हालांकि एक मुद्दे पर बातचीत होनी बाकी थी। आप कह रहे हैं कि आप 3 साल के समझौते के बाद ही आत्मा तकनीक सौंपेंगे? जियाओ मिंग ने पुष्टि करने के लिए पूछा। ये सही है, याओ लाओ ने उत्तर दिया। मैं असहमत हूँ, जियाओ मिंग ने दृढ़ता से मना कर दिया। उसे याद आया कि सिम्युलेटर में वह याओ लाओ से आत्मा तकनीक प्राप्त करने में असमर्थ था, और उसे यकीन था कि यह याओ लाओ की 3 साल के समझौते के बाद इसे सौंपने की शर्त के कारण था। भले ही ऐसा न हो, जियाओ मिंग अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। वह जितनी जल्दी हो सके आत्मा तकनीक पर अपना हाथ रखना चाहता था और इस तरह रातों की नींद हराम होने से बचना चाहता था। पहले मुझे आत्मा की तकनीक दे दो, मैं इस बारे में अपना विचार नहीं बदलूंगा, और 3 साल के समझौते के बाद तुम मुझे उच्च स्तरीय कीमिया विरासत दे सकते हो। याओ लाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और एक पल के लिए सोचने लगे, फिर अनिच्छा से सिर हिलाया। ठीक है, पहले इस विद्रोही शिष्य को मुझे दे दो। जियाओ मिंग, तुम कमीने।
विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हान फेंग दोनों के बीच हुए समझौते से चौंक गया और जोर से गाली देने वाला था, लेकिन जियाओ मिंग ने अपने हाथ की एक लहर से उसे जल्दी से चुप करा दिया। याओ लाओ को परेशान करने के हान फेंग का मिशन पहले ही पूरा हो चुका था, इसलिए उसे बोलते रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हान फेंग को तुरंत सौंपने के बजाय जियाओ मिंग ने कहा, पहले मुझे आत्मा की तकनीक और शरीर को परिष्कृत करने की विधि दो। तुम्हें इस बूढ़े आदमी पर भरोसा नहीं है। हान फेंग के चुप हो जाने से याओ लाओ अपने पहले वाले संयम में आ गया। जियाओ मिंग ने बिना किसी प्रतिबद्धता के मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। जवाब दें, इसे भूल जाओ। याओ लाओ ने आह भरी और उसके हाथ की एक लहर के साथ जियाओ यान की उंगली पर भंडारण की अंगूठी उतर गई और याओ लाओ के भ्रामक शरीर के सामने तैरने लगी। एक पल की खोज के बाद याओ लाओ के आत्मा शरीर के सामने एक स्क्रॉल दिखाई दिया। यह एक शरीर को परिष्कृत करने की विधि है। मेरे पास वास्तव में आत्मा तकनीक की कोई प्रति नहीं है, इसलिए पास आओ और मैं तुम्हें बताऊंगा। जियाओ मिंग को डर नहीं था कि याओ लाओ उसके साथ कोई चाल चलेगा, इसलिए वह सीधे उसके पास चला गया और फिर उसके पास रुक गया। याओ लाओ ने कोई चाल नहीं चली और सीधे एक मंत्र का पाठ करना शुरू कर दिया। जियाओ यी जियान और अन्य लोगों के लिए याओ लाओ का मुंह केवल खुला था और कोई आवाज नहीं निकली, इसलिए कोई यह नहीं बता सकता था कि वह क्या कह रहा था। दूसरी ओर जियाओ मिंग ने इसे जोर से और स्पष्ट रूप से सुना। आत्मा के शिखर पर पहुंचो। ध्यान में शांति को अपनाओ। मन को सभी विकर्षणों से मुक्त करो। आत्मा को शून्यता में लीन करो। आत्मा को संयमित करो और हृदय को शुद्ध करो। याओ लाओ की पुरानी आवाज़ जियाओ मिंग के मन में चुपचाप गूंज रही थी, एक ऐसी ध्वनि की तरह जो लोगों को समाधि में ले जाती थी। 3 बार चुपचाप इसे दोहराने के बाद याओ लाओ रुक गया और जियाओ मिंग ने एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट की। ये साथी हान फेंग पूरी तरह से तुम्हारा है। हान फेंग पर अपनी उंगली को लापरवाही से इंगित करने के बाद जियाओ मिंग आदरणीय तियान हुओ की ओर चला गया और उसे शरीर शोधन विधि सौंप दी जो उसने अभी अभी प्राप्त की थी। याओ तियान हुओ के इसे पढ़ने के बाद ही जियाओ मिंग ने उसे देखा, जबकि वह स्क्रॉल को अपने चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान के साथ पकड़े हुए था, और कहा, वरिष्ठ याओ, आपको शरीर को परिष्कृत करने की इस विधि के बारे में क्या लगता है, जिससे आप फिर से जीवित हो सकें? ये बहुत अच्छा है। इस गुप्त विधि और आपकी फंगस ग्रीन पिल के साथ मैं आसानी से अपनी पूरी ताकत वापस पा लूंगा। शरीर को परिष्कृत करने की यह विधि वास्तव में सरल नहीं थी। एक परिष्कृत शरीर में डू वेनेरेट की आत्मा को समाहित करने के लिए 3 मुख्य चीजों की आवश्यकता थी। सबसे पहले, एक बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल, एक पौराणिक गोली जो आधे मरे हुए व्यक्ति को भी तुरंत पुनर्जीवित कर सकती थी और 7वें स्तर या उससे भी ऊपर के शिखर पर थी। दूसरा, 7वें स्तर के जादुई जानवर का रक्तसार, एक शक्तिशाली घटक जिसके लिए किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, एक डू पूर्वज पावरहाउस की लाश, एक और महत्वपूर्ण तत्व जो अपने आप में बोलता है। इन सभी चीजों को समझना मुश्किल था प्राप्त करें, लेकिन याओ तियान हुओ को जियो मिंग पर बहुत भरोसा था। याओ तियान हुओ द्वारा शरीर शोधन विधि उसे लौटाने के बाद जियो मिंग ने लापरवाही से उस पर नजर डाली और वह भी बहुत आश्वस्त था। सिम्युलेटर से 7वें दर्जे के जादुई जानवर की लाश प्राप्त करने के बाद उसके पास पहले से ही रक्तसार था। जब उसने अपनी कीमिया कौशल को थोड़ा और सुधार लिया तो वह हड्डी उगाने वाले रक्त सम्लन गोली को परिष्कृत करने की तैयारी भी शुरू कर सकता था। बस औषधीय जड़ी बूटियों को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा। एकमात्र गायब घटक एक डू पूर्वज पावरहाउस की लाश थी, जो जियो मिंग के पास वर्तमान में नहीं थी। जब जियो मिंग प्राप्त वस्तुओं को देख रहा था तो याओ लाओ भी निष्क्रिय नहीं था, क्योंकि उसने सीधे हान फेंग को एक तरफ खींच लिया। कुछ क्षण बाद हान फेंग को दुखी याओ लाओ ने सीधे जला दिया, जिससे उसका पापी जीवन समाप्त हो गया। अध्याय 234, मामले का अंत। हान फेंग से निपटने के बाद याओ लाओ चुप हो गया। उसकी आंखों में गहरी उदासी झलक रही थी। सब कुछ होने के बावजूद उसने एक बार हान फेंग को अपना बेटा माना था, उसे एक परित्यक्त अनाथ के रूप में पाया था और उसका पालन पोषण किया था, उसे अपने सभी कौशल सिखाए थे। यही कारण था कि उसने हान फेंग को कष्ट देने से परहेज किया। उसके बगल में जियाओ यान भारी मन से याओ लाओ को देख रहा था, अनिश्चित था कि क्या कहे। वह याओ लाओ के अतीत के बारे में बहुत कम जानता था, उसने हाल ही में हुई उनकी बातचीत से थोड़ा बहुत सीखा था। जियाओ यान, मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है, जियाओ मिंग ने गंभीर स्वर में कहा। कबीले की अपनी हाल की यात्रा के दौरान मैंने तुम्हारे पिता से बातचीत की। मुझे पता है कि तुम्हें जियानान अकादमी में भर्ती कराया गया है, लेकिन आदरणीय याओ चेन की आत्मा शरीर के साथ तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे डर है कि जियानान अकादमी में प्रवेश करने का तुम्हारा उद्देश्य केवल साधना के लिए नहीं था, है न? ये सुनकर याओ लाओ और जियाओ यान दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। हान फेंग ने भी ज्वाला मंत्र की साधना की थी और पकड़े जाने के बाद उसने जियाओ मिंग को सब कुछ बता दिया होगा। जियाओ मिंग ने उनकी प्रतिक्रियाओं की परवाह किए बिना कहा, मुझे हान फेंग से ज्वाला मंत्र के बारे में पता चला। ये क्यूई विधि एक स्वर्गीय ज्वाला की मदद से विकसित हो सकती है और यह वास्तव में एक शक्तिशाली तकनीक है।
जियाओ यान, तुम इस तकनीक का अभ्यास करते हो, है न? मुझे चिंता है कि तुम्हारा इरादा जियानान अकादमी से स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त करना है। गुरु और शिष्य के चेहरे और भी बदसूरत हो गए और उन्होंने इसे अस्वीकार करने का इरादा किया, लेकिन वे इसका खंडन करने का कोई तरीका नहीं खोज पाए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर तुम दूसरे लोगों की स्वर्गीय ज्वालाएं ले लो, लेकिन जब जियानान अकादमी की बात आती है तो मुझे अकादमी के एक बुजुर्ग के रूप में तुम्हें इस विचार को त्यागने की चेतावनी देनी चाहिए। वर्तमान जियानान अकादमी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके साथ तुम खिलवाड़ कर सको। हान फैंग का इरादा जियानान अकादमी पर हमला करने का भी था और इसीलिए वह मेरे हाथों में पड़ गया। अपने चरम दूर सम्राट साधना, छठे स्तर के किमियागर की स्थिति और 20 से अधिक दूर सम्राट और दूर राजा शक्तियों की मदद के बावजूद, साथ ही 2 साधक जो एक दूर पूर्वज को टक्कर दे सकते थे, वे सभी विफल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। यदि आप दोनों अकादमी से स्वर्गीय ज्वाला लेने की योजना बनाते हैं, भले ही आदरणीय याओ चेन की प्रसिद्धि ने एक बार महाद्वीप को हिला दिया हो, परिणाम याओ लाओ की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी थी, लेकिन जियानान अकादमी और याओ लाओ का इसमें कोई हित नहीं था, और अगर उन्हें खोज लिया जाता तो निश्चित रूप से उनका भाग्य बहुत बेहतर नहीं होता। आखिरी बात कहते हुए जियाओ मिंग ने केवल मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, आगे नहीं बोला, जिससे जियाओ यान और याओ लाओ की कल्पना के लिए बहुत जगह बच गई। काफी देर तक चुप्पी रही। ये देखकर कि दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया, जियाओ मिंग ने अपना हाथ हिलाया और कहा, अपने बारे में खुद सोचो और चिंता मत करो, मैं 3 साल के समझौते के लिए वहां रहूंगा। ये शब्द उनके जाने का स्पष्ट संकेत थे। जियाओ यान और याओ लाओ भी ज्यादा देर नहीं रुके और तुरंत चले गए, क्योंकि उन्होंने जियाओ मिंग की सलाह सुनी थी या नहीं, ये तो केवल वे ही जानते थे। अगर उन्होंने इसकी अवहेलना की होती तो जियाओ मिंग उन्हें मनाने की कोशिश में समय बर्बाद नहीं करते। अगर वे जियानान अकादमी में जाने की हिम्मत करते तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ते। जैसे ही जियाओ यान और याओ लाओ चले गए, जियाओ यीजियान अपनी सीट से खड़ी हो गई, उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। जियाओ मिंग, मैं उन दोनों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। न केवल उन्होंने आपके द्वारा दी गई स्वर्गीय ज्वाला की लालसा की, बल्कि उन्होंने आपका अनादर करने का भी साहस किया। वह किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी जो उसके आदमी पर अपनी आभा को दबाने की हिम्मत करे। जियाओ मिंग ने जियाओ यीजियान के पास जाकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया, उसके उत्साह को शांत करने के लिए सुखदायक शब्द फुसफुसाए। फामा की यात्रा और अभी अभी हुई घटनाओं से पहले के अस्पष्ट माहौल के खराब होने के बावजूद युगल एक नया सामंजस्यपूर्ण माहौल बनाने में सक्षम था। उन्होंने कई मिनट तक एक दूसरे को पकड़े रखा और इस दौरान याओ तियानहो जियाओ मिंग के कमरे में रिंग में वापस आ गया। कुछ समय बाद जियाओ मिंग की दिनचर्या पहले की तरह शांत हो गई। सप्ताह के दिनों में वह गोली बनाने की विधि का अध्ययन करता था और साधना करता था। उसने सम्राट की धारा के गूदे की रेसिपी का अधिकांश भाग पहले ही पूरा कर लिया था और अब वह केवल शेष चुनौतीपूर्ण बिंदुओं को हल करने की कोशिश कर रहा था। सच कहूं तो इस रेसिपी की तैयारी उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक आसान थी। एक दिन आंगन में चाय का आनंद लेते हुए जियाओ मिंग के साथ एक खूबसूरत महिला थी, जिसने लाल रंग की स्ट्रैपलेस ब्रोकेड की पोशाक पहनी हुई थी। मास्टर जियाओ मिंग, ये वो जड़ी बूटियां हैं जो आपने मांगी थीं, याफी की नाजुक आवाज में सम्मान की झलक दिखी। याफी है बोडोन की वजह से शाही राजधानी में थी, जिसने उसकी क्षमताओं को देखा था, इसलिए जब वह जियामा पवित्र शहर लौटा तो वह उसे वापस ले आया। है बोडोन के समर्थन से उसने धीरे धीरे मितिर परिवार पर नियंत्रण कर लिया। जियाओ मिंग बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल और सम्राट की स्ट्रीम पल्प को परिष्कृत करने के लिए औषधीय जड़ी बूटियों की खोज कर रहा था। मितिर परिवार जियामा साम्राज्य का सबसे बड़ा व्यवसाय था, इसलिए उसके लिए याफी की तलाश करना स्वाभाविक था। उसने याफी से स्टोरेज रिंग ली और अपनी आत्मा शक्ति के साथ एक त्वरित निरीक्षण के बाद उसने देखा कि वहां केवल कुछ जड़ी बूटियां थीं, जिससे उसकी भौहें सिकुड़ गईं। याफी, जो उसे देख रहा था, ने जल्दी से उसके चेहरे पर आए बदलाव को नोटिस किया और जल्दी से उसे समझाया। मास्टर जियाओ मिंग, आपने जो जड़ी बूटियां मांगी हैं उन्हें पाना मुश्किल है। मैंने जियामा साम्राज्य में हमारे सभी मितिर परिवार के नीलामी घरों में संदेश भेजा और केवल ये कुछ ही मिली। ओह, मैं समझ गया। उस स्थिति में इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है, जियाओ मिंग ने उत्तर दिया, ये जानते हुए कि याफी के शब्द सत्य थे। छठी स्तरीय गोली को परिष्कृत करने के लिए औषधीय जड़ी बूटियां प्राप्त करना पहले से ही चुनौतीपूर्ण था, 7वें स्तरीय की तो बात ही छोड़िए। एक आह भरते हुए उसने जड़ी बूटियों को अपनी खुद की भंडारण अंगूठी में स्थानांतरित कर दिया। फिर उसने भंडारण अंगूठी याफी को वापस कर दी। याफी को दोनों हाथों से भंडारण अंगूठी को सम्मानपूर्वक स्वीकार करते हुए देखकर जियाओ मिंग ने पूछा, आपके सर्वोच्च एल्डर बोडोन कितने समय से एकांत में हैं? लगभग 40 दिन या उससे भी कम। याफी ने जवाब देने से पहले मन ही मन गणित किया। 40 दिन से अधिक, फिर मुझे लगता है कि वह जल्द ही एकांत से बाहर आ जाएगा, जियो मिंग ने मन ही मन कहा।
इस समय जियाओ यान के मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में चढ़ने से पहले के दिन तेजी से नजदीक आ रहे थे, जिसका मतलब है कि हाई बोडोन का एकांतवास लंबे समय तक चला था। एक डू सम्राट होने के नाते हाई बोडोन को गोली खाने और अपनी ताकत वापस पाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए एकांतवास में बिताए गए ज्यादातर समय का इस्तेमाल शक्तिशाली हुआन गोली लेने और एक उच्चतर सितारे तक पहुंचने में किया गया होगा। मुझे आश्चर्य है कि इस बार हाई बोडोन की ताकत किस विशिष्ट क्षेत्र तक पहुंच पाएगी। जियाओ मिंग ने थोड़ी देर के लिए सोचा, लेकिन उसने इस पर ज्यादा देर तक विचार नहीं किया। याफी जल्द ही चली गई और जियाओ मिंग अपने आंगन में चाय की चुस्की लेते हुए अकेला रह गया। जियाओ मिंग, मैं वापस आ गया हूँ। जी यान की आवाज़ आंगन में गूंजी, जिसने शांतिपूर्ण माहौल को तोड़ दिया। जियाओ मिंग ने अपनी नज़र उठाई और देखा कि एक सफ़ेद आकृति उसकी ओर उड़ रही थी और आखिरकार उसके बगल की कुर्सी पर उतर गई। खुशमिजाज जी यान की ओर देखते हुए जियाओ मिंग ने चाय की चुस्की ली और ठंडे स्वर में कहा, ओह देखो किसने वापस आने का फैसला किया। तुम इतने लंबे समय से बाहर हो कि मुझे लगने लगा था कि तुम अब घर नहीं आना चाहती। हाल ही में जी यान ज़्यादा से ज़्यादा समय बाहर बिता रही थी, कभी कभी तो लगातार 2 या 3 दिन तक बाहर रहती थी। हालांकि उसकी ताकत उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करती थी, फिर भी कई दिन बाहर बिताना अच्छी आदत नहीं थी। हे, कौन कहता है कि मैं वापस नहीं आना चाहती। मैं बस चाहती हूँ कि तुम बाहर आओ और मेरे साथ खेलो, जी यान ने हंसते हुए जवाब दिया। जियाओ मिंग ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिला दिया। वह खेलने के लिए समय निकालने में बहुत व्यस्त था। इसके अलावा जी यान का खेलने का विचार मूल रूप से औषधीय जड़ी बूटियों की खोज करना था, जो कठिन काम था। जी यान को देखकर जो बहुत खुश थी, जियाओ मिंग ने बातचीत जारी न रखने का फैसला किया, क्योंकि वह उसका मूड खराब नहीं करना चाहता था। इसके बजाय उसने हवा को सूंघा और एक हल्की औषधीय खुशबू महसूस की। जड़ी बूटियां निकालो, उसने कहा। हे, जियाओ मिंग, तुम्हारी सूंघने की शक्ति अभी भी उतनी ही तेज है जितनी पहले थी, जी यान ने अपना गाल खुजलाते हुए जवाब दिया। फिर उसने अपने हाथ से इशारा किया और उसके सामने कई जटिल आकार के जेड बॉक्स दिखाई दिए। उसने जल्दी से उन्हें जियाओ मिंग को दे दिया और कहा, आप अपनी खुद की गोली को परिष्कृत करने के लिए कुछ रख सकते हैं, लेकिन बाकी को मेरे लिए गोलियों में परिष्कृत करना न भूलें। आप उन सभी को नहीं रख सकते। ये जड़ी बूटियां, वे ऐसी क्यों नहीं दिखती जैसे कि उन्हें अभी अभी जंगल से इकट्ठा किया गया हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने नहीं किया है ना। जेड बॉक्स में औषधीय जड़ी बूटियों को देखते हुए जियाओ मिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और पूछा, क्या मैंने आपको नहीं कहा था कि दूसरे लोगों की औषधीय जड़ी बूटियां न लें। हाँ हे, ये सुनकर जी यान अजीब तरह से हंसी और उसने फुसफुसाते हुए कहा, बहन मेडुसा ने कहा कि उन लोगों के लिए उन्हें वैसे भी भंडारण में रखना बेकार था, इसलिए हमने उन्हें गुप्त रूप से ले लिया। उद्धरण चिन्ह ... मैंने भी यही सोचा था। यह मेडुसा काफी साहसी है, पकड़े जाने के बाद साम्राज्य के शक्तिशाली लोगों द्वारा घेर लिए जाने और पीटे जाने से नहीं डरती। अध्याय 235, मजबूत लोगों का जमावड़ा। बहन मेडुसा मजबूत है और उसके बगल में एक बदसूरत गंजा आदमी है जो कुछ हद तक मजबूत भी है। मेडुसा के बचाव में बोलते हुए जी यान ने मुंह बनाया। क्या ऐसा है? जियाओ मिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। उसकी ताकत चाहे जितनी भी हो, उसका लापरवाह व्यवहार अंततः उसे मुसीबत में डाल देगा। अगर वह पकड़ी जाती है तो वह हमेशा भाग सकती है, लेकिन बाकी दोष मुझ पर पड़ेगा। हर कोई जानता था कि जियान जियाओ मिंग के समूह का हिस्सा थी, और अगर वह जड़ी बूटियां चुराते हुए पकड़ी गई तो जियाओ मिंग को बाकी लोग दोषी ठहराएंगे। हालांकि ये लोग शायद उससे सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन अगर यह खबर फैली तो एक छोटे से कबीले से जड़ी बूटियां चुराने वाले डू पूर्वज की धारणा उसके लिए अच्छी नहीं होगी। हालांकि चूंकि मामला इस बिंदु पर पहुंच गया था, इसलिए जड़ी बूटियां वापस करना भी कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि जोखिम बहुत अधिक था। अपना माथा रगड़ते हुए जियाओ मिंग ने सब कुछ अपनी स्टोरेज रिंग में भर लिया। आपको अगले कुछ दिनों तक घर के अंदर ही रहना चाहिए, और मुझे लगता है कि मेडुसा के पास आपके साथ खेलने के लिए ज़्यादा खाली समय नहीं होगा। 3 साल के समझौते के करीब आने के साथ जियाओ यान के अंगरक्षक के रूप में मेडुसा के पास बहुत कम खाली समय होगा। चूंकि जियाओ मिंग ने बोल दिया था, जियान केवल सहमत हो सकता था। ... सूर्य की रोशनी में जियामा पवित्र शहर अविश्वसनीय रूप से शानदार दिखाई दिया। इस समय शाही राजधानी के निवासी अपनी दैनिक यात्रा शुरू कर रहे थे। आम लोगों के लिए ये दिन सामान्य से अलग नहीं था। हालांकि शाही राजधानी के महान कुलों को पता था कि आज एक विशेष दिन था। आज वह दिन था जब मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के छोटे संप्रदाय के नेता नालन यानरान और पूरे पूर्वोत्तर प्रांत पर हावी जियाओ कबीले के तीसरे युवा गुरु जियाओ यान अपने 3 साल के समझौते को पूरा करेंगे। आमतौर पर युवा पीढ़ी के बीच इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में कुलों की पुरानी पीढ़ी की ओर से ज़्यादा रुचि नहीं ली जाती थी। हालांकि जियाओ परिवार का एक और सदस्य जियाओ मिंग अब शाही राजधानी में था और उससे 3 साल के समझौते में भाग लेने की उम्मीद थी।
इससे कई लोगों को लगा कि कुछ दिलचस्प होने वाला है। शाही राजधानी में ये भी अफवाह थी कि ज़ियाओ मिंग डू पूर्वजों का एक शक्तिशाली व्यक्ति था, इसलिए कई लोग वहां जाकर उसे देखने के लिए उत्सुक थे। संयोग से मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं लगाया था और परिणामस्वरूप शानदार गाड़ियां शहर के द्वार से निकलकर दूर स्थित विशाल बर्फ सफ़ेद पर्वत शिखर की ओर बढ़ने लगीं। मिस्टी क्लाउड माउंटेन विस्मयकारी था। इसकी ऊंची ऊंचाई और घुमावदार पत्थर की सीढ़ियां जो पहाड़ पर चढ़ते हुए एक सांप की तरह दिखती थीं। सीढ़ियां प्राचीन थीं, जो अनिश्चित वर्षों से खड़ी थीं, और ऐसा लगता था कि वे तलवारों की टक्कर की आवाज़ की तरह एक हल्की गुनगुनाहट निकाल रही थीं, जो आसपास की चोटियों और जंगलों में गूंजती थी। यह एक मंत्रमुग्ध करने वाली ध्वनि थी जिसने इसे सुनने वाले सभी के मन को मोहित कर लिया। लंबे पत्थर की सीढ़ियों के शीर्ष पर क्षेत्र धुंध के आवरण में लिपटा हुआ था, जिसके पीछे एक विशाल चौक था। चौक विशाल पत्थरों से बना था, जो इसे एक शानदार और प्राचीन रूप देता था। चौक के केंद्र में एक भव्य पत्थर का स्मारक खड़ा था, जिस पर धुंधले बादल संप्रदाय के पूर्व नेताओं के अनुभवों और उपलब्धियों के साथ साथ उन लोगों को भी उकेरा गया था जिन्होंने संप्रदाय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चौक में माहौल अविश्वसनीय रूप से शांत था, केवल कभी कभार हवा का झोंका शांति को तोड़ रहा था। लगभग 1000 लोग अर्धवृत्त में बैठे थे, सभी सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे। उनकी आस्तीन से बादलों जैसे रंगों की लंबी तलवारें झांक रही थीं, हवा में लहरा रही थीं, जैसे कि वे जीवित हों, एक हल्की तलवार की मंशा प्रकट कर रही हों। चौक के शीर्ष पर पत्थर के मंच थे, जिन पर आरोही क्रम में सीटें व्यवस्थित थीं, जो संप्रदाय के भीतर प्रत्येक व्यक्ति के पद को दर्शाती थीं। आमतौर पर सीट जितनी ऊंची होती है, व्यक्ति उतना ही पुराना और अधिक अनुभवी होता है। हालांकि इस दिन सबसे ऊंचे पत्थर के मंच पर शानदार हरे रंग के वस्त्र पहने एक युवती बैठी थी, युन, जो मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की संप्रदाय नेता थी। उसके नीचे एक दर्जन सफ़ेद वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग अपनी आंखें बंद करके क्रॉस लेग बैठे थे। हवा के सबसे तेज झोंकों से भी अप्रभावित उनकी स्टील जैसी आकृतियां उनकी अपार शक्ति को दर्शाती थीं। बुजुर्गों के नीचे पत्थर की सीढ़ियों पर एक महिला चांद सफ़ेद लबादा पहने खड़ी थी। उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं और जैसे ही हल्की हवा चली, लबादे का कपड़ा उसके शरीर को ढंक रहा था, जिससे उसकी बेदाग आकृतियां उभरकर सामने आ रही थीं। ये शांत और सुंदर महिला नालन यानरान थी। कभी कभी चौक पर थोड़ी तेज हवा चलती थी और तुरंत सफ़ेद वस्त्र हर जगह लहराते थे, जैसे आसमान से बादल गिर रहे हों। ऐसा दृश्य पहली नज़र में काफ़ी चौंकाने वाला था। समय समय पर हवा के टूटने की आवाज़ हवा में सुनाई देती थी और फिर कई आकृतियां अचानक ऊंचे पेड़ों की नोक पर दिखाई देती थीं। ज्यादा ध्यान से देखने पर पता चला कि इन आकृतियों में कई शक्तिशाली लोग थे, यहाँ तक कि बर्फ सम्राट है बोडोंग भी, जो इन दिनों एकांत में थे, उनमें से एक थे। बेशक नालन परिवार के पूर्व नेता नालन जी और यहाँ तक कि जिया जिंगतियान, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह डू पूर्वज तक पहुँचने के लिए एकांत में है, भी मौजूद थे। बूढ़े हाय, मैंने सुना है कि आपने मास्टर ज़ियाओ मिंग से एक गोली प्राप्त की और आपकी ताकत एक ही बार में 2 सितारा से 7 सितारा डू सम्राट तक पहुंच गई। जिया जिंगतियान ने मुस्कुराते हुए पूछा जब वह हाइबोडोंग के पास पहुंचा। ये सही है। हाइबोडोंग आज बहुत जीवंत लग रहा था, उसकी ताकत एक ही बार में 5 सितारे बढ़ गई थी, जिससे वह तरोताजा महसूस कर रहा था। क्या मास्टर ज़ियाओ मिंग ने आपके लिए ज़ोंग ब्रेकिंग पिल को भी परिष्कृत नहीं किया? आप कैसे नहीं पहुंच पाए? हाइबोडोंग ने पूछा। डू पूर्वज तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, जिया जिंगतियान ने कुछ उदास होकर कहा। हाइबोडोंग को कुछ हद तक खुशी हुई। जिया जिंगतियान के ऐसा कहने का मतलब ये रहा होगा कि वह आगे बढ़ने की अपनी कोशिश में विफल हो गया है, लेकिन वह बहुत आगे नहीं बढ़ा, बल्कि उसने एक सुझाव दिया। हाँ, बहुत निराश मत हो, मास्टर ज़ियाओ मिंग आज ज़रूर आएंगे, उस समय उनसे पूछ लेना, शायद तुम्हें कोई दूसरा मिल जाए। उम्मीद है, जिया जिंगतियान ने आह भरी, आज वह इसी के लिए आया था। शैतान की बात करो और वह प्रकट हो जाएगा। अचानक भीड़ में अचानक शोर गूंज उठा। पेड़ों की चोटी पर बैठे शक्तिशाली लोग और नीचे चौक में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के मूल रूप से सुव्यवस्थित सदस्य सभी इस पल में थोड़ा हैरान दिखे। उनकी निगाहें आसमान पर टिकी थीं, जहां 3 आकृतियां हवा में थीं, छोटी लड़की को छोड़कर जिसके पास डू पंख थे, बाकी पुरुष और महिला बिना कुछ पीछे छोड़े हवा में उड़ रहे थे। भीड़ को इस बात का बिल्कुल स्पष्ट मतलब था, वे 2 डू पूर्वज और 1 डू सम्राट थे। और जो सबसे महत्वपूर्ण था, वे सभी काफ़ी युवा दिख रहे थे। यह मास्टर ज़ियाओ मिंग है, वह आ गया है, भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा। ज़ियाओ मिंग ने एक बार कीमिया एसोसिएशन में व्याख्यान दिया था और उसे कई लोगों ने देखा था, इसलिए किसी ने उसे जल्दी से पहचान लिया। मास्टर ज़ियाओ मिंग ने वास्तव में डू पूर्वज को तोड़ दिया है। इतने मजबूत व्यक्ति से मिलने में सक्षम होने के लिए इस बार मैं वास्तव में अपना समय बर्बाद करने नहीं आया था। मैंने सुना है कि मास्टर ज़ियाओ मिंग द्वारा दी गई गोलियां लेने के बाद बर्फ सम्राट ने एक ही बार में 5 सितारे आगे बढ़ाए। मुझे उन्हें भी आमंत्रित करने की उम्मीद थी, लेकिन वे हमेशा व्यस्त रहते थे।
आज मैं आखिरकार उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल पाया। मास्टर जियाओमिंग के साथ आने वाली वे दो महिलाएं कौन हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वे भी इतनी शक्तिशाली हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भीड़ चर्चा और अटकलों में भड़क उठी, लेकिन उन्हें अनदेखा कर दिया गया क्योंकि जियाओमिंग दो लड़कियों के साथ वहां उड़ गई जहां जिया जिंगतियान और हाई बोडोन खड़े थे। अध्याय 236, 3 साल का समझौता। मास्टर जियाओमिंग। जियाओमिंग को आते देख है बोडोंग और जिया जिंगतियान के चेहरे पर मुस्कान थी और वे उनका अभिवादन कर रहे थे। आए सम्राट एल्डर जिया। लड़कियों के साथ एक विशाल पेड़ के ऊपर उतरने के बाद जियाओमिंग ने उनका अभिवादन किया और उन दोनों की ओर हल्के से सिर हिलाया। इस छोटे से पल के दौरान जियाओमिंग की नज़रें एक पल के लिए उन दोनों पर टिकी रहीं, जिससे है बोडोंग और जिया जिंगतियान दोनों को एहसास हुआ कि उनकी असलियत सामने आ गई है। डू एंड सिस्टर पावरहाउस वाकई भयानक है, उन दोनों ने सोचा। आपकी ताकत में बहुत सुधार हुआ है आए सम्राट। जियाओमिंग ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि जिया जिंगतियान की ताकत अभी भी डू सम्राट शिखर पर अटकी हुई थी। चूंकि वह इसे तोड़ने में विफल रहा, इसलिए उसका मूड खराब होना चाहिए, इसलिए घाव पर नमक न छिड़कना बेहतर था। हाँ, ये भी मास्टर जियाओमिंग की गोलियों की बदौलत है, अन्यथा मुझे नहीं पता कि मुझे इस दायरे तक पहुंचने में कितने साल लग जाते। हाई बोडोंग हंसा। ये सिर्फ एक लेन देन है, आभार व्यक्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूर। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तो जिया जिंगतियान जल्द ही बातचीत में शामिल हो गया। उन तीनों ने काफ़ी देर तक बातचीत नहीं की थी, जब जिया जिंगतियान ने अनुरोध किया कि वह चाहता है कि जियाओमिंग उसके लिए फिर से जोंग ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत करे। जियाओमिंग के हाथ में अभी भी कुछ जोंग ब्रेकिंग पिल थीं, जिन्हें उसने जियानान अकादमी के बुजुर्गों की आपात स्थितियों में मदद करते समय परिष्कृत किया था। हालांकि जियानान अकादमी के ज़्यादातर पीक डू सम्राट बुजुर्ग भाग्यशाली थे और उनमें से केवल एक को दो जोंग ब्रेकिंग पिल की ज़रूरत थी, इसलिए जियाओमिंग के हाथ में अभी भी कुछ गोलियां बची थीं। इसलिए जिया जिंगतियान के अनुरोध पर जियोमिंग ने स्वेच्छा से सहमति व्यक्त की, उसे इसे परिष्कृत करने में मदद करने के लिए नहीं, बल्कि इसे सीधे उसे बेचने के लिए। दोनों ने लेन देन के विवरण पर चर्चा नहीं की, आखिरकार इस बारे में बात करने का यह अच्छा समय नहीं था। जियाओमिंग ने हाई बोडोंग और जिया जिंगतियान के साथ बातचीत करने के बाद नालनजी और यूनयून उनकी दिशा में उड़ गए। मास्टर जियाओमिंग, मुझे नहीं लगता था कि आप वास्तव में इस कार्यक्रम में आना चाहेंगे। नालनजी सबसे पहले बोलने वाले थे। जियाओमिंग ने नालनजी की तरफ देखा और थोड़ा भौहें सिकुड़ीं। बड़े नालन, आज यहाँ इतने सारे लोग कैसे हैं? हालांकि वह समझ गया था कि क्या हो रहा था, फिर भी जियाओमिंग ने अभी भी इसके बारे में पूछना बाकी था। नालनजी ने एक कड़वी मुस्कान दिखाए। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने जनता को कोई निमंत्रण नहीं भेजा। इस बार इतने सारे लोगों के आने का कारण वास्तव में ये था कि उनके नालन परिवार ने पहले रहस्य को बनाए रखने का अच्छा काम नहीं किया था। बाद में, चूंकि वे इसे बनाए नहीं रख सके, इसलिए उन्होंने इसे सीधे तौर पर उजागर कर दिया। बेशक इतने सारे लोगों के आने का एक बड़ा कारण ये था कि जियाओमिंग यहाँ दिखाई देंगे, लेकिन नालनजी ने ऐसा नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने जियाओमिंग से माफ़ी मांगी। बहुत खेद है, यह मेरे परिवार के सदस्यों के ढीले अनुशासन के कारण हुआ है। जियाओमिंग ने विषय को आगे नहीं बढ़ाया और यून, जो उसके पास पहुंच गया था, ने जल्दी से विषय बदल दिया। मास्टर जियाओमिंग और इन दो महिलाओं के आने से वास्तव में हमारा मिस्टी क्लाउड संप्रदाय चमक उठा है। यून ने मुस्कुराते हुए जियाओमिंग से संपर्क किया, उसके बगल में खड़ी दो सफ़ेद कपड़ों वाली महिलाओं पर एक जिज्ञासु नज़र डाली। उसने जियाओ कबीले में जियाओमिंग के साथ अपनी पहली मुलाकात के दौरान छोटी वाली को पहले भी देखा था और समझ नहीं पा रही थी कि पिछले कुछ सालों में उसका रूप क्यों नहीं बदला है। दूसरी महिला के लिए स्थिति और भी अधिक हैरान करने वाली थी। क्या वह पिछली बार जब उसने उसे देखा था तो वह एक साधारण डू मास्टर नहीं थी? वह जियाओमिंग की तरह डू पूर्वज कैसे बन गई? जियाओमिंग ने उसे क्या खिलाया था जिससे उसकी ताकत इतनी बढ़ गई? यून का अभिवादन सुनकर जियान ने बस मुड़कर देखा, लेकिन जल्दी ही उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई। दूसरी ओर जियाओ यी जियान ने एक सौम्य मुस्कान के साथ अभिवादन का जवाब दिया और जियाओमिंग का हाथ थामने के लिए आगे बढ़ा। मुझे आश्चर्य है कि आपके कबीले का सदस्य जियाओ यान कब आएगा? जियाओमिंग के साथ कुछ और शिष्टाचार साझा करने के बाद यून ने उत्सुकता से पूछा। मुझे वास्तव में नहीं पता। जियाओमिंग के स्पष्ट उत्तर ने भीड़ को चौंका दिया। क्या वे एक ही कबीले से नहीं थे? आपको क्यों नहीं पता था? क्या वह आपके पास नहीं आया? जियाओ यान ने उस दिन अपनी हवेली छोड़ने के बाद से फिर से जियाओमिंग से मुलाकात नहीं की थी। जियाओमिंग भी उसे खोजने नहीं गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके लिए ये जानना असंभव था कि जियाओ यान किस समय दिखाई देगा। बस ये था कि किसी और को यह नहीं पता था। ये देखते हुए कि जियाओमिंग मजाक नहीं कर रहा था, यून ने थोड़ा सिर हिलाया और पेड़ों की चोटियों पर भीड़ से कहा, उस स्थिति में आप सभी प्रतीक्षा करते समय क्यों नहीं बैठते? कोई ज़रूरत नहीं है, इस जगह से बहुत दूर का नज़ारा दिखता है, मुझे लगता है कि यह ठीक है।
पास के एक पेड़ की चोटी से हाई बोडोंग ने सबसे पहले मना कर दिया। जिया जिंगतियान ने भी ऐसा ही किया और अपना सिर हिलाया, और जियो मिंग भी सहमत नहीं था। जैसा कि हाई बोडोंग ने कहा था, यह क्षेत्र एक बेहतरीन स्थान पर था, इसलिए वास्तव में वहां जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यह ठीक है। चूंकि जियो मिंग और अन्य लोग वहां से जाना नहीं चाहते थे, इसलिए युन युन ने उन्हें मजबूर नहीं किया। हालांकि वह भी मिस्टी क्लाउड सेक्ट के पत्थर के प्लेटफॉर्म पर वापस नहीं लौटी, बल्कि उनके साथ जाने के लिए जियो मिंग के पास ही रही। ये दिखाने का एक तरीका था कि उसका मिस्टी क्लाउड सेक्ट जियो मिंग और उसके समूह को कितना महत्व देता है। समय धीरे धीरे बीतता गया और चिलचिलाती धूप चौक के केंद्र तक पहुंच गई। ठीक उसी समय जब कुछ लोग इंतजार करने के लिए अधीर हो रहे थे, पूरे चौक में कदमों की धीमी आवाज़ गूंज रही थी, जिससे शांत वातावरण में एक सूक्ष्म बदलाव आ रहा था। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के सभी शिष्य अपनी आंखें खोलते हैं और पदचिह्नों के स्रोत पत्थर की सीढ़ियों पर अपनी निगाहें टिकाते हैं। पत्थर के मंच पर बैठी नालन यानरान भी अपनी चमकीली आंखें खोलती है, उसकी निगाहें उसी स्थान पर टिकी होती हैं। अंत में एक काले वस्त्र पहने व्यक्ति प्रकट होता है, जो अपनी पीठ पर एक विशाल काला शासक लिए हुए होता है। चौक में लगभग 1000 लोगों की चौकस निगाहों के सामने यह आकृति आसानी से अंतिम कुछ सीढ़ियां चढ़ती है। किशोर शांति से भीड़ को देखता है, पत्थर के मंच के शीर्ष पर सुंदर महिला पर बसने से पहले जियाओ मिंग पर कुछ देर रुकता है। एक दिन पहले याओ लाओ ने व्यक्तिगत रूप से उसके लिए एक गोली परिष्कृत की थी, जिससे वह एक बार फिर से आगे निकल गया और डू ग्रैंडमास्टर क्षेत्र में प्रवेश कर गया। आज वह निश्चित रूप से साबित कर देगा कि वह जियाओ यान बेकार नहीं था। जियाओ कबीले का जियाओ यान 3 साल के समझौते के लिए यहाँ है। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के सैकड़ों शिष्यों ने इस काले वस्त्र पहने युवक को अपनी आंखों में जिज्ञासा भरी नज़र से देखा। उस समय तथाकथित 3 साल के समझौते के संप्रदाय के भीतर फैलने के बाद सभी ने जियाओ यान के अहंकार को एक मजाक के रूप में लिया था। एक 3 सितारा डू शिष्य बदमाश वास्तव में अपने छोटे संप्रदाय के नेता को पकड़ना चाहता था। हालांकि उसका कबीला वाकई बहुत शक्तिशाली था और उसने एक जियाओ मिंग को जन्म दिया था, लेकिन जियाओ यान जियाओ मिंग नहीं था। जियाओ यान के दायरे में एक 3 सितारा डू शिष्य ने सभी संभावनाओं को खत्म कर दिया। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय अपने छोटे संप्रदाय के नेता को ऐसी बर्बादी से शादी करने की अनुमति दे। अन्यथा अगर उनके शक्तिशाली भावी संप्रदाय के नेता का पति 3 सितारा डू शिष्य दायरे में एक साधारण व्यक्ति होता, तो कोई नहीं जानता कि अगर बात बाहर निकल जाती तो कितने लोग उन पर हंसते। हालांकि इस समय किसी ने कुछ नहीं कहा, वे बस चुपचाप देखते रहे और निरीक्षण करते रहे। कई लोगों ने जियाओ यान को देखा, जिसका व्यवहार शांत था, और उसके बारे में अपनी राय थोड़ी बदल दी। ये व्यक्ति अफवाहों की तरह बेकार नहीं लग रहा था। युन युन ने जियाओ यान से अपनी नज़र हटा ली और थोड़ा हैरान महसूस किया। 3 साल पहले की तुलना में जियाओ यान की ताकत में बहुत सुधार हुआ था और वह पहले जैसा 3 सितारा डू शिष्य अस्तित्व नहीं था। हालांकि चूंकि यानरान के मन में उसके लिए कोई भावनाएं नहीं थीं, इसलिए मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने अपने छोटे संप्रदाय के नेता की खुशी से समझौता करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह की व्यवस्था करके जिसे वह पसंद नहीं करती थी, भले ही उस व्यक्ति में पावरहाउस बनने की क्षमता हो। मास्टर जियाओ मिंग, क्या वहां पर वह आपके कबीले का सदस्य है? उसकी ताकत अच्छी लगती है, जिया जिंगतियान ने टिप्पणी की जब उसने एक विशाल पेड़ के ऊपर से जियाओ यान को आश्चर्य से देखा। वह कभी बेकार नहीं गया, उसे बस एक बूढ़े आदमी ने धोखा दिया था, जियाओ मिंग ने उदासीनता से उत्तर दिया। जियाओ यान की प्रतिभा जिया मा साम्राज्य के शिखर पर थी और इसके बारे में कहने के लिए और कुछ नहीं था। उनके बगल में नालन जी ने जियाओ मिंग को देखा और फिर जियाओ यान को देखा और अंत में आह भरी। पत्थर के मंच पर नालन यानरान धीरे धीरे खड़ी हुई। उसका नाजुक शरीर एक गर्वित हंस की तरह सीधा था और उसकी चमकदार आंखें जियाओ यान पर टिकी हुई थीं। उसकी आवाज़ बाद वाले की तरह शांत और स्थिर थी। नालन कबीले की नालन यानरान, मैं लंबे समय से इंतजार कर रही हूँ। अध्याय 237 युद्ध शुरू होता है। चौक में नालन यानरान के खड़े होने के बाद युनलेंग, जो दर्जनों सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्गों के बीच में खड़ा था, ने अपनी आंखें ऊपर उठाकर जियाओ यान को देखा और काफ़ी देर बाद वह धीरे से बोला, तुम जियाओ यान हो। जब उसकी आंखें युनलेंग पर पड़ीं तो जियाओ यान ने पाया कि इस बुजुर्ग को मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में कम दर्जा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसके आसपास वही वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग उसके मुंह खोलने के बाद से चुप थे। चूंकि उसने पहले ही अपना नाम बता दिया था, इसलिए जियाओ यान ने केवल थोड़ा सिर हिलाया। मैं मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का प्रथम एल्डर युनलेंग हूँ। आज इस 3 साल के समझौते की अध्यक्षता मैं करूंगा और यह प्रतियोगिता एक दूसरे से तुलना करने और सीखने के लिए है। रुके जब आप। चूंकि युन युन जियाओ मिंग के साथ था, इसलिए ये युनलेंग ही था जिसने प्रतियोगिता की अध्यक्षता की, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक एक आवाज़ गूंजी जिसने उसे बीच में रोक दिया। जीवन और मृत्यु स्वर्ग द्वारा तय की जाती है।
जियाओयान ने उदासीनता से कहा, कोई नहीं जानता कि अगर जियाओ जहान इन शब्दों को सुनने के लिए मौजूद होता तो उसे कैसा महसूस होता। बहुत से लोगों को उम्मीद नहीं थी कि जियाओयान ऐसे शब्द कहेगा, ये जानते हुए कि उसका प्रतिद्वंद्वी संप्रदाय नेता का उत्तराधिकारी था और वह खुद पहले केवल 3 सितारा डू शिष्य था। नालन यानरान की अभिव्यक्ति पहली बार उतार चढ़ाव वाली थी और यह आश्चर्य की बात थी। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और उसकी आवाज़ स्पष्ट और ठंडी थी जब उसने कहा, जैसा आप चाहते हैं। हालांकि मैं आपको जीवित छोड़ दूंगी। नालन यानरान का जवाब सुनकर युनलेंग ने थोड़ा भौहें से कुढ़ी। जियोयान के अचानक व्यवधान ने मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के इस पहले बुजुर्ग को थोड़ा दुखी महसूस कराया। वह केवल ये चाहता था कि वे दोनों लापरवाही से प्रतिस्पर्धा करें, इस लक्ष्य के साथ कि दोनों पक्षों के चेहरे अच्छे दिखें, लेकिन जियोयान ने ऐसा कहा था और नालन यानरान भी सहमत थे, इसलिए वह क्या कर सकता था। हालांकि युनलेंग जरूरी नहीं कि एक बुरा व्यक्ति था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत अच्छा नहीं था। युवक, तुम्हें हमेशा अपने हर काम में थोड़ी ढील देनी चाहिए, लेकिन चूंकि तुम चाहते हो कि यह इस तरह हो तो इसे अपनी मर्जी से होने दो। जीवन और मृत्यु स्वर्ग द्वारा तय किए जाते हैं। इन शब्दों के साथ युनलेंग ने अपना सिर उठाया और जियोमिंग की ओर देखा जो युन के बगल में था, खुद से बुदबुदाते हुए, मैं वह नहीं हूं जिसने कहा था कि जीवन और मृत्यु स्वर्ग द्वारा तय किए जाते हैं, और अगर वास्तव में कुछ होता है तो मुझे विश्वास है कि मास्टर जियोमिंग के पास हमारे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को दोष देने का कोई कारण नहीं होगा। जियोयान ने उपहास किया। उसकी हथेली ने शासक के मूठ को पकड़ लिया और उसे हिला दिया, जिससे भारी जुबान शासक ने एक तेज हवा को उछाल दिया क्योंकि यह तिरछे जमीन की ओर इशारा करता था। उसकी नज़र नालन यानरान पर टिकी हुई थी। आज चलो अपने सभी पिछले गिले शिकवे सुलझा लेते हैं। कृपया आज वह सारा अपमान चुकाओ जो तुमने 3 साल पहले हम पिता और पुत्र पर ढाया था। नालन यानरान ने तलवार हाथ में लेकर धीरे धीरे ब्लेड खींचा, जिससे सूरज की रोशनी में लहरें उठीं और ठंडी चमक दिखाई दी। उसने कहा कि उसकी आवाज़ गंभीर थी। अपमान, तुम्हें हराने के बाद मैं अंकल जियाओ से माफ़ी मांगूंगा, लेकिन मैं इस विवाह अनुबंध को कभी भी मंजूर नहीं करूंगा जो तुम्हारे दादा ने मेरे जन्म से पहले मेरे दादा के साथ किया था। मैं अपनी शादी के बारे में खुद ही फैसला लूंगा। हालांकि 3 साल बीत चुके हैं, मुझे अभी भी नहीं लगता कि मैंने तब कुछ गलत किया था। मुझे अपना भाग्य चुनने का अधिकार है। इससे ज़्यादा कहने का कोई मतलब नहीं है, चलिए शुरू करते हैं। जियाओयान के शरीर के चारों ओर एक भयंकर क्यूई फूट पड़ी। भारी जुबान शासक की सतह आग की लपटों में लिपटी हुई लग रही थी और उसके कपड़े क्यूई की लहरों के साथ ऊपर नीचे लहरा रहे थे क्योंकि वह ठंडी आवाज़ में चिल्ला रहा था। ये सुनकर नालन यानरान ने लंबी तलवार उठाई और पत्थर के मंच पर अपने पैर की उंगलियों को टैप किया। फिर उसका शरीर एक विलो पेड़ की ऊंचाई तक उछला और धीरे धीरे चौक के केंद्र में उतरा। हल्के हरे रंग की क्यूई के बवंडर ने उसे लंबी तलवार के ऊपर घेर लिया, जबकि एक सफ़ेद चमक ने ब्लेड के नुकीले किनारे को रोशन कर दिया। 3 साल का समझौता पूरा हो गया है। आज आपके पुराने गिले शिकवे पूरी तरह से सुलझ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आपके सारे झगड़े झंझट खत्म हो जाएंगे। पत्थर के मंच के ऊपर युनलेंग ने उन 2 लोगों को देखा जो पहले से ही एक दूसरे के आमने सामने थे और हल्की खांसी की। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसका चेहरा फिर से बदसूरत हो गया और उसने बात करना बंद कर दिया। इस समय अनगिनत निगाहों के सामने चौक में जियोयान ने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया और खुद ही प्रतियोगिता शुरू कर दी। उसने अपना भारी शासक लहराया, एक काली छाया में बदल गया और बेरहमी से नालन यानरान पर हमला किया। चलो लड़ते हैं नालन यानरान, मैं 3 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। जियोयान के मुंह से एक धीमी सी आवाज़ निकली। जियोयान ने आगे बढ़कर भारी जुबान शासक को लहराया और नालन यानरान की ओर तीर की तरह हमला किया। उसके चारों ओर की हवा सिकुड़ रही थी और ध्वनि बूम की आवाज़ लगातार आ रही थी। नालन यानरान का चेहरा शांत रहा क्योंकि उसने काली छाया को सीधे अपनी ओर बढ़ते देखा। वायु गुण के अभ्यासी के रूप में गति और चपलता उसकी ताकत थी। जब जियाओयान लगभग 10 मीटर दूर था, तब नालन यानरान ने आखिरकार अपनी चाल चली, अपने पैर की उंगलियों को जमीन पर टैप किया और आंधी में गिरते पत्ते की तरह फड़फड़ाया। एक पल में वह काली आकृति से टकरा गई। जैसे ही वे रास्ते पार करते हैं, नालन यानरान के हाथ में लंबी तलवार स्वाभाविक सहजता से क्षैतिज रूप से कट जाती है। उसकी चपलता से गति के साथ कुछ छोटे हवा के ब्लेड पहले से ही तलवार से आगे उड़ गए थे, जो जियाओयान की गर्दन पर निशाना साध रहे थे। जियाओयान की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अपनी गर्दन को हवा के ब्लेड से ढकी तलवार से बचाने के लिए इसकी चौड़ी सतह का उपयोग करने के लिए जल्दी से भारी जुबान शासक को 1 इंच स्थानांतरित कर दिया। खटखट, लंबी तलवार ने काले शासक पर एक खटखट के साथ प्रहार किया, लेकिन उस पर एक खरोंच भी नहीं बची। एक दूसरे का सामना करते हुए जियाओयान की आंखें एक खूनी जानवर की तरह उग्र और कठोर थीं, जबकि नालन यानरान हमेशा की तरह शांत रही, जियाओयान द्वारा प्रदर्शित गति और शक्ति से अप्रभावित। काला शासक और तलवार पहले ही संपर्क में अलग हो गए और उनके साथ ही 2 आकृतियां, एक काली और एक सफ़ेद, भी अलग हो गईं और पलक झपकते ही पुनः छाया में बदल गईं और आपस में टकरा गईं।
इस समय दोनों में से कोई भी डू तकनीक का उपयोग नहीं कर रहा था। वे केवल अपनी तलवारों का उपयोग तेजी से लड़ने के लिए कर रहे थे, और काले शासक और लंबी तलवार के बीच टकराव के कारण होने वाली आवाज़ अखाड़े में लगातार सुनी जा सकती थी, क्योंकि क्यूई की लहरें लगातार बढ़ रही थीं। मौजूद मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के कई शिष्य काफ़ी हैरान थे कि जियाओ यान उनके छोटे संप्रदाय के नेता के साथ इस हद तक लड़ सकता है। इस छोटे लड़के के पास काफ़ी व्यक्तित्व है और उसकी ताकत भी खराब नहीं है। विशाल पेड़ के शीर्ष पर जिया जिंग तियान ने अपना सिर हिलाते हुए आगे कहा, हालांकि उसके हमले जितने भी भयंकर हों, वे नालन यानरान को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की क्यूई विधि निश्चित रूप से अपने नाम के अनुरूप है। हम बगल में हाइबोडोंग ने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी नज़र चौक में नालन यानरान पर टिकी हुई थी और वह धीरे से हंसा। नालन परिवार की वह लड़की कमज़ोर नहीं है। ऐसा लगता है कि संप्रदाय के नेता ने इन 3 सालों में उसे प्रशिक्षित करने की पूरी कोशिश की है। अपनी दोनों धारणाओं से वे देख सकते थे कि जियाओ यान और नालन यानरान ने अभी तक अपनी असली ताकत नहीं दिखाई है, इसलिए इस समय वे केवल संक्षिप्त टिप्पणी कर रहे थे और यून यून जो उनके करीब थी उनके शब्दों पर केवल मुस्कुराए। उसने वर्षों से यानरान को विकसित करने में बहुत प्रयास किया था, तो वह केवल इस स्तर पर कैसे हो सकती है। यून यून की सुंदर आंखें जियाओ मिंग की ओर देखने लगी, उसके विचार सुनना चाहती थीं। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हो गया कि उसे दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा की ज्यादा परवाह नहीं थी। बेशक जियाओ मिंग को खुद प्रतिस्पर्धा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए उन दोनों में से जो भी जीतता था उसका कोई महत्व नहीं था। उसके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण बात थी प्रतियोगिता के बाद होने वाली बड़ी लड़ाई। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में आने का यही उसका अंतिम लक्ष्य था। अध्याय 238 गतिरोध। कोई नहीं जानता था कि जियोमिंग क्या सोच रहा था, और जब यून यून ने देखा कि उसे लड़ाई की परवाह नहीं है तो उसने पूछने का विचार छोड़ दिया। हालांकि जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसने जियोमिंग के दूसरी तरफ से एक नाजुक आवाज़ सुनी जिसने उसे फिर से देखने के लिए अपना सिर घुमाने पर मजबूर कर दिया। जियो यी जियान और जियान ने आज सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी, एक सुडौल और आकर्षक दिख रही थी और दूसरी प्यारी और नाजुक। यून यून ने जियो यी जियान को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, जियो मिंग, आपको क्या लगता है कि आज कौन जीतेगा? हालांकि वह वास्तव में इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। जियो मिंग केवल चौक को ध्यान से देख सकता था क्योंकि जियो यी जियान ने पूछा था। एक पल के बाद उसने कहा, यदि कोई विशेष साधन का उपयोग नहीं किया जाता है तो जियो यान अभी भी नालन यानरान से थोड़ा कमज़ोर है। नालन यानरान ने जियाओ यान से पहले डू ग्रैंडमास्टर क्षेत्र में प्रवेश किया था, इसलिए उसे इसकी बेहतर समझ थी। इसके अलावा उसकी डू तकनीक ने भी उसे प्रतिबंधित कर दिया था। वह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में कठिन साधना कर रही थी और उसने जियाओ यान की तुलना में अधिक डू तकनीक की साधना की थी, जो अपना समय आगे पीछे यात्रा करने में बिताता था। हालांकि जियाओ यान ने एक स्वर्गीय ज्वाला को निगल लिया था और जब तक वह इसे बाहर निकालता रहेगा डू तकनीक में नालन यानरान का लाभ समाप्त हो जाएगा, लेकिन क्या वह इसका उपयोग करने की हिम्मत करेगा? ये कहना वास्तव में कठिन था, इसीलिए जियाओ मिंग ने कहा कि विशेष साधनों के उपयोग के बिना जियाओ यान थोड़ा कमज़ोर होगा। जियाओ यी जियान ने यह सुनकर थोड़ा सिर हिलाया। उसने जियाओ यान की स्वर्गीय ज्वाला देखी थी और खुद एक स्वर्गीय ज्वाला होने के कारण वह इसकी भयानक प्रकृति को अच्छी तरह से समझती थी, लेकिन वह थोड़ी उलझन में भी थी। जियाओ मिंग को लगता था कि जियाओ यान स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग करने के बारे में आशंकित होगा। क्या यह हो सकता है कि इस स्वर्गीय ज्वाला का मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से कुछ लेना देना हो? यदि ऐसा है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वह बेशर्म बूढ़ा आदमी जियाओ मिंग से जियाओ यान की रक्षा करने के लिए कहेगा। ये देखते हुए कि यून यून दूसरी तरफ था, जियाओ यी जियान ने जियाओ मिंग से इसके बारे में विस्तार से नहीं पूछा। इसके बजाय उसने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया और चुपचाप लड़ाई देख रही थी। इस बीच जी यानूब में जम्हाई ले रही थी जब अचानक उसे एक परिचित आभा का एहसास हुआ और उसने जल्दी से सभी दिशाओं में देखा। डॉट 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 आसमान में तपता हुआ सूरज खड़ा था। उसकी चमकदार किरणें धरती पर चमक रही थीं, जो चौक को ढंकने वाली धुंध को दूर कर रही थीं और वहां मौजूद सभी लोगों के शरीर को गर्म कर रही थीं। चौक में भीषण लड़ाई की आवाज़ें गूंज रही थीं, क्योंकि जियाओ यान एक बार फिर नालन यानरान से भिड़ गया था। उनकी शक्तिशाली ऊर्जाओं ने उन्हें एक दूसरे से दूर धकेल दिया। दोनों ही भारी सांस ले रहे थे। जियाओ यान को एहसास हुआ कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के छोटे संप्रदाय के नेता को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। वह महसूस कर सकता था कि नालन यानरान की क्यूई विधि उसके वर्तमान ज्वाला मंत्र से उच्च स्तर की थी, और यदि लड़ाई अधिक समय तक जारी रही तो वह गंभीर रूप से नुकसान में होगा। मुझे जल्दी से लड़ाई खत्म करनी होगी। अपने दिल में एक आह के साथ जियाओ यान के शरीर पर आभा हिंसक रूप से बढ़ गई, क्योंकि मिट्टी के पीले रंग की डुक्यूई उसके शरीर में घुस गई। एक पल में उसके शरीर की सतह पर प्राचीन और राजसी कवच का एक सेट संघनित हो गया। धधकते कदम, एक शक्तिशाली चिल्लाहट के साथ जियाओ यान ने एक भयंकर रुख अपनाया। उसके पैर थोड़े अलग थे क्योंकि वह अद्वितीय शक्ति के साथ नालन यानरान की ओर बढ़ा।
शक्ति के इस अचानक प्रदर्शन ने पूरी भीड़ को चौंका दिया। किसने सोचा होगा कि एक बार बर्बाद हो चुका युवक केवल 3 साल में डू ग्रैंडमास्टर बनने के लिए आगे बढ़ सकता है। पत्थर के मंच पर मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के बुजुर्ग और यहाँ तक कि जियाओ मिंग के बगल में खड़े यून यून सभी जियाओ यान की अचानक शक्ति के उछाल से आश्चर्यचकित थे। नालन यानरान की आंखें आश्चर्य से सिकुड़ गईं, लेकिन वह निडर रही। वह जानती थी कि जियाओ यान का सामना करने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। जैसे ही एक सूक्ष्म सीटी की ध्वनि पूरे क्षेत्र में गूंजी, नालन यानरान की आभा उसके शरीर के भीतर फैल गई, जिससे उसकी हल्की हरी डूक्यूई बढ़ गई और एक नाजुक और परिष्कृत हल्के हरे रंग के कवच में विलीन हो गई, जिसने उसके कामुक और नाजुक रूप को घेर लिया। हालांकि दोनों के पास डूक्यू कवच था, लेकिन ये स्पष्ट था कि नालन यानरान का कवच जियाओ यान के अधिक देहाती कवच से कहीं अधिक परिष्कृत था, जो उनकी संबंधित शक्तियों में अंतर दर्शाता है। अपने पैर की उंगलियों के एक त्वरित टैप के साथ नालन यानरान का शरीर हरी हवा की एक धारा से घिरा हुआ था, जिससे वह भारहीन दिखाई दे रही थी क्योंकि वह एक अपरंपरागत गति के साथ जियाओ यान की ओर बढ़ रही थी। पवन आत्मा फ्रैक्टल तलवार। तलवार के ब्लेड के चारों ओर लिपटी हुई पीली हरी हवा का बवंडर अचानक तलवार के ब्लेड से अलग होने और जियाओ यान पर हमला करने से पहले 1 मीटर के आकार तक बढ़ गया। 100 लपटें हमला। क्यूई की एक तेज लहर के रूप में भारी जुबान शासक से उग्र डू की ऊर्जा बह निकली और जियाओ यान के झूलने के साथ भारी जुबान शासक तेजी से नालन यानरान की ओर टूट पड़ा। धमाका। हवा का बवंडर और भारी जुबान शासक हिंसक रूप से टकराए और एक पल में पूरे चौक में एक बहुत बड़ी आवाज सुनाई दी। हवा का बवंडर टुकड़ों में बिखर गया और हिंसक झटके ने भारी जुबान शासक को पकड़े हुए जियाओ यान के हाथों को भी थोड़ा दर्द और सुन्न कर दिया। 1000 हवा ब्लेड। जब जियाओ यान ने हमले को बाधित किया तो नालन यानरान को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ और उसकी जैड हथेली तेजी से घूमी। हवा से प्रेरित डू क्यूई से बने 5 सर्पिल तलवार के आरेख पलक झपकते ही उसकी उंगलियों पर आकार ले लिए और एक तेज चीख के साथ 5 खुरदरी तलवार के आरेख उसकी उंगलियों से निकले, मुड़ते हुए और एक छोटी चमकीली हरी रेखा में परिवर्तित होते हुए जो बिजली की गति से जियाओ यान की ओर बढ़ी। 5 तीखे सर्पिल तलवार के आरेख हवा की बाधा को भेदते हुए लगभग एक पल में जियाओ यान के सामने आ गए। हरी रोशनी हिंसक रूप से कांप उठी और फिर 5 सर्पिल तलवार के आरेख केंद्र से अलग हो गए और उसके शरीर के 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर निकल गए और शॉट से उत्पन्न भयंकर हवा ने जियाओ यान की आंखों को थोड़ा संकुचित कर दिया। क्या तेज गति है! 1000 पवन ब्लेड की हमला गति इतनी तेज थी कि जियाओ यान भी हैरान रह गया। पहली बात जो उसके दिमाग में आए वह थी हमले का विरोध करने के लिए अपनी स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग करना, लेकिन अपने मन में चिंताओं के साथ जियाओ यान को इसका उपयोग करना छोड़ना पड़ा और इसके बजाय उसने भारी जुबान शासक के विशाल शरीर के साथ हमले का विरोध करने की कोशिश करने के लिए अपने दर्दनाक और सुन्न हाथ को ऊपर उठाने की पूरी कोशिश की। दुर्भाग्य से भारी जुबान शासक का नाम ठीक इसलिए रखा गया क्योंकि यह काफी भारी था और उस पर तेजी से किए गए हमले को पीछे हटाने के लिए इसका उपयोग करना पूरी तरह से असंभव था। जियाओ यान की पूरी ताकत के साथ भी वह मुश्किल से एक हमले को रोक पाया, जबकि शेष 4 ने बेरहमी से उसके बाएं और दाएं हाथ, साथ ही उसके बाएं और दाएं बछड़ों पर प्रहार किया जो उसके डूक्यूई कवच को भेद रहे थे। चिंगारी और तीखी घर्षण की आवाजें सुनी जा सकती थीं। एक पल के बाद जैसे ही ऊर्जा समाप्त हुई, तलवार क्यूई धीरे धीरे विलुप्त हो गई, जिससे जियाओ यान के डूक्यूई कवच में 4 बड़े छेद हो गए। हालांकि उसके डूक्यूई द्वारा छेदों की धीरे धीरे मरम्मत की जा रही थी, फिर भी थोड़ा खून देखा जा सकता था। ऐसा लग रहा था कि इस हमले से जियाओ यान को कुछ बाहरी चोटें लगी थीं। जियाओ यान को इस बाहरी चोट का एहसास नहीं हुआ, बल्कि वह एक बार फिर नालन यानरान पर टूट पड़ा और उसके साथ हाथापाई की। जैसे ही हैवी जुबान रूलर ने वार किया, उसने एक सीटी जैसी हवा छोड़ी जो नालन यानरान पर लगी, जिसे उसके हाथ में मौजूद तलवार ने पीछे धकेल दिया। हर बार टकराने पर नालन यानरान के हाथ में मौजूद तलवार एक चाप में मुड़ गई और कई बार लगभग गिर गई। जाहिर है जियाओ यान ताकत के मामले में बेहतर थी। जवाब में नालन यानरान ने घेराबंदी आधारित हमले की विधि का इस्तेमाल किया, अपनी क्यूई विधि और हवा की विशेषता डू तकनीक का पूरा फायदा उठाया। कुछ समय तक दोनों पक्ष गतिरोध में रहे। अध्याय 239 गूढ़ प्रकट होता है। चौक में जियाओ यान और नालन यानरान अभी भी गतिरोध में थे, लेकिन कई समझदार लोग देख सकते थे कि जियाओ यान नुकसान में था। ये ज्यादातर लड़ाई शैली और डू क्यूई विशेषता पर आधारित था। हवा की विशेषता लचीली, परिवर्तनशील और हमले में सटीक थी, इसलिए जियाओ यान के शक्तिशाली हमले शायद ही प्रभावी थे। नालन यानरान के साधारण हमले हल्के और तेज थे और हालांकि वे बहुत शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन उन्होंने जियाओ यान को बहुत परेशानी भी पहुंचाई। विशाल पत्थर के चौक में अत्याचारी डू क्यूई और तलवार की चमक समय समय पर निकलती रही, जिससे आसपास की कठोर जमीन पर गहरे निशान दिखाई देते रहे। इस समय हर किसी ने अपनी सांस रोक ली, उनकी आंखें 2 सिलहुटों की झिलमिलाहट के साथ फड़क उठीं और बढ़ती हुई तीव्र लड़ाई ने कई लोगों के दिलों को उनके गले तक पहुंचा दिया।
जियाओयान ने नालन यानरान को बदसूरत चेहरे से देखा। लंबे समय तक लड़ने के बाद उसकी डू-क्यू रिकवरी की गति इतनी तेज नहीं थी कि वह बराबरी कर सके, और हालांकि नालन यानरान की डू-क्यू भी खत्म हो गई थी, लेकिन वह उससे कहीं बेहतर लग रही थी। यह न केवल उसके हमले के तरीके के कारण था, बल्कि लड़ाई को जल्दी खत्म करने की उसकी इच्छा के कारण भी था, जिसके कारण उसने बहुत अधिक डू-क्यू का इस्तेमाल किया। वह स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए अगर वह इसी तरह जारी रहा तो जल्द ही या बाद में वह सबसे पहले डू-क्यू से बाहर निकल जाएगा और मैच हार जाएगा। इसके अलावा नालन यानरान के पास जुबान डू तकनीक के रूप में कई लंबी दूरी के हमले के तरीके थे, जिसका इस्तेमाल वह उसे घेरने और हमला करने के लिए कर रही थी। अपनी ताकत के साथ, भले ही उसका प्रतिद्वंद्वी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसकी खेती से 2 या 3 सितारों से आगे निकल गया हो, फिर भी वे उसके हमलों को इतनी आसानी से चकमा नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा वह स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग करने में असमर्थ था। अगर यह जारी रहा तो वह सबसे पहले डू-क्यू से बाहर निकल जाएगा और अंततः प्रतियोगिता हार जाएगा। उसकी आंखें उदास थीं जब वह नलन यानरान को देख रहा था, जो कुछ ही दूरी पर था। उसके होंठ उसके तीखे दांतों से काटे हुए थे और उसके मुंह में जंग लगे खून का स्वाद लेते हुए जियोयान ने अपने दिल में कड़वाहट से सोचा, मुझे ये प्रतियोगिता नहीं हारनी चाहिए मास्टर, मैं स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग करना चाहता हूँ। इसके तुरंत बाद याओ लाओ की बुरी आवाज़ गूंजी, ओह बस इतना ही। तुम चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हारे उस चचेरे भाई के साथ, साथ ही उन 2 सांप लोगों के साथ। भले ही तुम खोजे गए हो, मेरी राय में तुम्हारी सुरक्षा कोई समस्या नहीं होगी। महम अचानक पीछे की ओर छलांग लगाते हुए जियाओयान दूर चला गया। उसने अपने दोनों हाथों से शासक की मूठ पकड़ी, अपने पैरों को अलग करके भारी जुबान शासक को अपने शरीर के लंबवत उठाया। भारी जुबान शासक के चारों ओर मिट्टी की पीली लपटों के धागे फैल गए, जैसे कि एक अत्यंत हिंसक आभा फैल गई हो। स्वर्ग और पृथ्वी की आसपास की ऊर्जा उबलती हुई और उसमें इकट्ठी होती हुई प्रतीत हुई। नालन यानरान, एक चाल से विजेता का निर्धारण होगा। नालन यानरान ने हल्के से सांस ली। उसकी छाती, जो अभी भी हल्के हरे रंग के कवच से ढकी हुई थी, लहरा रही थी, और उसके थोड़े उलझे हुए गुलाबी बाल पसीने से उसके माथे पर चिपके हुए थे। जियाओयान को दबाने के लिए, जो डू ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में भी था और युद्ध में बेहद दुर्जय था, नालन यानरान ने बहुत सारे डू-क्यू को भी समाप्त कर दिया, और साथ ही साथ जियोयान ने उस पर कई घाव किए। जियोयान की चीख सुनकर उसकी निगाहें कुछ हद तक चकरा गई, और अपने हाथों की एक लहर के साथ उसकी डू तकनीक जारी हुई, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा उसके चारों ओर इकट्ठा हो गई। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपने सिर से हेयरपिन हटा दिया, जिससे उसके गुलाबी बाल उसके नितंबों पर झरने की तरह बहने लगे, और उसके पतले हाथ ने तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया। विजेता इस हमले से तय होगा। उसके शरीर से एक रहस्यमय आभा निकली। उसके पीछे के लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, जैसे उसका नाजुक शरीर तैर रहा था और आसमान की ओर बढ़ रहा था। उसी समय उसके चारों ओर की ऊर्जा भी बढ़ गई, और उसके शरीर से एक हल्की हरी लहर फैल गई। तलवार घूमी, उसका ब्लेड जियोयान की ओर इशारा कर रहा था, और जैसे ही तलवार कांपने लगी, उस पर चमक बढ़ गई जैसे कि वह आकाश में दूसरा सूरज हो। मिस्टी क्लाउड सेक्ट के वर्ग के ऊपर स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा उबलते पानी की तरह नाटकीय रूप से उबलने लगी, और ऊर्जा की लगभग भौतिक धाराएं उन दोनों के चारों ओर एकत्रित होने लगीं। एक तरफ जमीन पर जियाओयान की अभिव्यक्ति ठंडी और उदास थी, क्योंकि उसने भारी जुबान शासक को पकड़ रखा था, जिसकी पीली लपटें उसके चारों ओर थीं और एक स्वर्गीय ज्वाला की हिंसक आभा फैल रही थी। दूसरी तरफ आकाश में नालन यानरान ने अपने पतले हाथ में लंबी तलवार पकड़ी हुई थी। उसकी तलवार की धार जियाओयान की ओर इशारा कर रही थी। उसका सुंदर चेहरा चमक रहा था, पवित्र दिख रहा था, और उसकी आभा एक धधकते सूरज की तरह निकल रही थी। चौक के बाहर मिस्टी क्लाउड सेक्ट के शिष्यों के बीच एक शोरगुल गूंज उठा, जो चौक में अपने हमलों की तैयारी कर रहे 2 लोगों को घूर रहे थे। उस आदमी के साथ क्या है? स्वर्ग और पृथ्वी से ऊर्जा का ये जमावड़ा, क्या ये डी-डू तकनीक के जारी होने से पहले की अफवाह नहीं है? किसी ने चौंक कर कहा। डी-डू तकनीक, मास्टर जियाओमिंग ने इसे दिया था। कुछ लोगों ने उस दिशा में देखा जहां जियाओमिंग हैरान भाव से खड़ा था। जियाओमिंग की छठी श्रेणी के कीमियागर की स्थिति और डू पूर्वज की ताकत के साथ डी-डू तकनीक हासिल करने में कोई समस्या नहीं थी। हाइबोडोंग और अन्य लोगों ने भी जियाओमिंग को उत्सुकता से देखा। जियाओमिंग जानता था कि वे क्या सोच रहे थे, लेकिन उसने समझाने की जहमत नहीं उठाई। जियाओयान ने कबीले को दी गई डू तकनीकें विकसित की, जैसे कि 100 फ्लेम स्ट्राइक और ब्लेजिंग स्टेप्स, लेकिन वे सभी जुबान क्लास की थीं। उसने परिवार को कोई भी डी-डू तकनीक बहुत पहले नहीं दी थी, और जो उसने उन्हें दी थी वे अपेक्षाकृत स्वच्छ मूल की 5 वायु, लकड़ी और बर्फ विशेषता वाली डी-डू तकनीकें थीं, जिन्हें उसने शाही राजधानी जाने से पहले दिया था। जाहिर है, जियाओयान के लिए उन डू तकनीकों को विकसित करना असंभव था, इसलिए उसे अब याओ लाओ द्वारा दी गई डी-डू तकनीक का उपयोग करना चाहिए। ये देखकर कि जियाओमिंग ने कुछ नहीं कहा, हाइबोडोंग और अन्य लोगों ने अपनी निगाहें वापस चौक की ओर घुमा लीं।
ऊर्जा संचय कर रहे दो लोगों को देखते हुए युन का सुंदर चेहरा काफी शांत था, लेकिन उसके पेट के सामने आराम कर रहे उसके पतले जैद हाथ को तब तक दबाया गया था जब तक कि वह लाल निशान में न बदल गया। उसकी नज़र धीरे धीरे जियाओ यान से नालान यानरान पर जा रही थी। उसकी खूबसूरत आंखों में चिंता का एक संकेत छिपा था। जियाओ यान की वह लौ कुछ अजीब सी लगती है, उसे देखकर मुझे भी धड़कन महसूस होती है। हम द्वंद्व हार सकते हैं, लेकिन यानरान को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसकी जान को खतरा है तो मैं उसे बचा लूंगा। इस समय अचानक आसमान में दो हवा के झोंके सुनाई दिए और चौक के चारों ओर एक विशाल पेड़ के ऊपर दो आकृतियां दिखाई दीं। दो आकृतियों के दिखाई देने के बाद जो लोग दूसरी तरफ पेड़ों के ऊपर थे, जैसे कि जिया जिंग तियान और हेबोडोंग, ने नज़र घुमाई, और जब उनकी नज़र हल्के हरे रंग के लबादे में सजे एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर पड़ी जिसका चेहरा थोड़ा आकर्षक था, तो वे दंग रह गए। फिर एक के बाद एक उनका अभिवादन करते हुए हंसी सुनाई दी। इससे ये देखा जा सकता था कि जियामा साम्राज्य में इस व्यक्ति की क्या स्थिति थी कि जिया जिंगतियान और हेबोडोंग भी इतने विनम्र थे। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जियामा साम्राज्य का पिलकिंग गूहे था और उसके पीछे उसका शिष्य था। इस समय गूहे का चेहरा बहुत अप्रिय था और उसने जिया जिंगतियान और हाई बोडोंग के अभिवादन पर भी ध्यान नहीं दिया, जिनके साथ वह आमतौर पर सावधानी से पेश आता था, लेकिन चौक पर जियोयान को देखता रहा, या सटीक रूप से कहें तो उसके हाथ में स्वर्गीय ज्वाला को। हाई बोडोंग और जिया जिंगतियान उसके अजीब व्यवहार से भ्रमित थे। एक पल बाद गूहे ने अपने दांत पीसते हुए कहा, यह पवन रोष ड्रैगन ज्वाला है। गूहे को ये कहते हुए सुनकर युन का चेहरा अचानक बदल गया। क्या ये स्वर्गीय ज्वाला का नाम नहीं था जिसे गूहे से चुराया गया था? ये जियोयान के हाथ में कैसे हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि वह काले वस्त्र वाला व्यक्ति था जिसने गूहे की स्वर्गीय ज्वाला चुराई थी? जियोयान के शरीर पर काले वस्त्र को देखते हुए युन को लगा कि वह जो सोच रही थी वह शायद सही था। अपनी आंखों के कोने से जियो मिंग को देखकर युन ने अपने होंठ काटे। नहीं, हमें इस मामले के बारे में बाद में पूछना चाहिए। हालांकि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय हमेशा जियाओ मिंग के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता था और कुछ लाभ देने को तैयार था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे उस व्यक्ति को जाने दे सकते थे जिसने उनके एल्डर पर हमला किया था। अध्याय 240 विजय और पराजय। जैसे ही गूहे प्रकट हुआ, जियाओ मिंग ने उसके हाव भाव पर ध्यान देना शुरू कर दिया, और जैसे ही उसने अपने दांत पीसकर विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम शब्द बोले, जियाओ मिंग को पता चल गया कि जियाओ यान को पहचान लिया गया है। इसी तरह युन के चेहरे में आए बदलाव से वह बच नहीं पाया, इसलिए वह जानता था कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय निश्चित रूप से जियाओ यान को आसानी से जाने नहीं देगा। भले ही वह यहाँ होता, लेकिन चीजें नहीं बदलतीं। आखिरकार जियामा साम्राज्य का नंबर 1 संप्रदाय भी एक चेहरा चाहता था, और जियाओ यान द्वारा स्वर्गीय ज्वाला को छीनने और गूहे को लगभग मार डालने के कृत्य के साथ मिस्टी क्लाउड संप्रदाय न्याय की मांग करने के लिए बाध्य था। इसके अलावा मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की ताकत वास्तव में इतनी बुरी नहीं थी अगर वे गंभीर थे। पूर्व संप्रदाय नेता युन शान के अलावा अगर युन ने संप्रदाय के महान सुरक्षा गठन को संभाला तो उसके पास एक पूर्वज के करीब एक लड़ाकू शक्ति भी हो सकती थी। अगर उन्होंने जियाओ यान से स्पष्टीकरण नहीं मांगा तो जियाओ मिंग को वास्तव में संदेह होगा कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में रीढ़ थी। एक कदम पीछे हटते हुए भले ही वे जीत न सकें, फिर भी उन्हें अपना रवैया दिखाना होगा। गूहे के शब्द जियाओ ही जियान के कानों में भी पड़े, जो अपनी उंगली से जियाओ मिंग की हथेली को धीरे से गुदगुदाने लगी। ऐसा लगता है कि इस जियाओ यान को खोज लिया गया है, हमें आगे क्या करना चाहिए? क्या हम इसे सीधे ले जाएं? ये शब्द युन और अन्य लोगों ने जरा भी नहीं सुने। कोई ज़रूरत नहीं, उसके गुरु के पास होने से उसे कुछ नहीं होगा। जियाओ यान को सीधे दूर ले जाने का कार्य कुछ ऐसा था जो जियाओ मिंग कर सकता था, हालांकि यह उसके लक्ष्य के अनुरूप नहीं होगा। डीडू तकनीक के निष्पादन के लिए बड़ी मात्रा में डूक्यूई की खपत की आवश्यकता होती है, और इसे एक ही बार में समाप्त करने के लिए जियाओ यान ने अपने डूक्यूई क्रिस्टल के भीतर शेष डूक्यूई को भी जुटाया, साथ ही अपने मांस और रक्त के हर इंच से सभी डूक्यूई ऊर्जा को निचोड़ा। इस प्रकार अपने शरीर को निचोड़ने के अत्यधिक दर्द को सहन करते हुए उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा। ज्वाला विभाजन सुनामी। दांत पीसते हुए और आंखें लाल करते हुए जियाओ यान ने अपने हाथ में हैवी जुबान रूलर को इंच हिलाया। रूलर से एक पीली रोशनी चमकी और एक पल बाद उसमें से एक भयंकर पीली आभा निकली। इसमें मौजूद हिंसक ऊर्जा ने लड़ाई देख रहे मिस्टी क्लाउड सेक्ट के कई सदस्यों के रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि जियाओ यान के हमले ने उन्हें दमन का एक मजबूत एहसास कराया। आसमान के ऊपर चलती हुई तलवार अचानक रुक गई, क्योंकि नालन यानरान ने अपने दांत पीस लिए और उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। इसमें मौजूद भयानक ऊर्जा ने उसे पकड़ना पहले से ही मुश्किल बना दिया था। जब जियाओ यान ने हमला किया तो तलवार में मौजूद ऊर्जा भी अपने चरम पर पहुंच गई और नालन यानरान ने आखिरकार इसे दबाना बंद कर दिया। एक तीखी और स्पष्ट चीख के साथ तलवार में पहले से ही अंधा कर देने वाली रोशनी एक बार फिर उभरी, और एक पल के लिए तलवार में मौजूद तेज रोशनी ने आसमान में धधकते सूरज की रोशनी को भी ढक लिया।
हवा की चोटी, चमकदार सूर्यास्त, आसमान में एक नाजुक चीख गूंजी और अंत में एक भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव भड़क उठा। एक आक्रामक तलवार क्यूई आकाश से उतरी जो जियाओ यान की ओर बढ़ रही थी। तलवार क्यूई के आतंक को महसूस करते हुए मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्य अब खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने जल्दी से अपने हाथों से मुहरें बनाईं और उनके शरीर से डू क्यूई की एक धारा बह निकली जो एक विशाल ऊर्जा ढाल में विलीन हो गई जिसने लगभग आधे वर्ग को कवर किया। तभी वे दोनों के बीच द्वंद्व के कारण उत्पन्न दमनकारी भावना को दूर करने में सफल हुए। जियाओ यान और नालन यानरान के हमले हवा में उड़ गए क्योंकि अनगिनत घबराई हुई आंखें वर्ग के ऊपर से देख रही थीं। अंत में जमीन से लगभग 10 मीटर की दूरी पर वे उल्काओं की तरह हिंसक रूप से टकरा गए। धमाका, विशाल चौक में एक गरजने वाली ध्वनि गूंज उठी जो वज्र देवता के क्रोध जैसी थी जिससे लोगों के दिल डर से कांप उठे। दो भयंकर और अद्वितीय ऊर्जाएं हवा में टकराईं जिससे उनके भीतर छिपी भयानक शक्ति बाहर आ गई। तुरंत चौक के ऊपर आसमान में हवा का एक तेज झोंका आया जो सीटी बजाता हुआ गुजर गया। टक्कर के बिंदु पर शक्तिशाली ऊर्जा टकराव से भ्रामक हवा भी धुंधली और विकृत हो गई। हवा लगातार सीटी बजाती रही और आकाश में ऊर्जा की लहरें आसमान से उतरती हुई एक चमक की तरह लग रही थीं जो दो द्वंद्वयुद्ध करने वालों की ओर बढ़ रही थी और चौक के बाहर जा रही थी। पीएसएस धुंधले बादल संप्रदाय के सभी शिष्य आदेश सुने, एक रक्षा गठन करें और ऊर्जा विस्फोट को फैलने न दें। युनलेंग की आंखें चौड़ी हो गईं और वह जोर से चिल्लाया। हाँ, धुंधले बादल संप्रदाय के शिष्यों के जवाब देने के बाद उनकी आभा एक दूसरे से जुड़ गई और एक और भी बड़ी और अधिक रंगीन ऊर्जा ढाल उनके साथ स्रोत के रूप में फैल गई जिसने पूरे चौक को घेर लिया। ढाल प्रभाव के तहत हिंसक रूप से हिल गई लेकिन ये टूटी नहीं, केवल धुंधले बादल संप्रदाय के कुछ निचले साधना शिष्यों के चेहरे पर अप्रिय भाव पैदा हो गए। मैदान पर जियो यान का डू क्यूई लगभग थक गया था, इसलिए वह केवल एक बदसूरत चेहरे के साथ सिकुड़ सकता था और भारी जुबान शासक के नीचे छिप सकता था। प्रभाव का विरोध करने के लिए इसके कठोर शरीर का उपयोग कर सकता था। चौक के ऊपर नालन यानरान एक अनिश्चित स्थिति में थी। उसके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी और वह जमीन पर गिर गई। केवल अपनी चपलता आधारित डू तकनीक को लागू करने के लिए जो थोड़ी सी डू क्यूई उसके पास बची थी उसका उपयोग करके आने वाले हमलों को चकमा दे सकती थी। जैसे जैसे चमक गायब हुई और ऊर्जा कम हुई, चौक में धुआं भर गया और सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं, अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रही थीं। छोटा संप्रदाय नेता, जब धुआं साफ हुआ तो यह देखा जा सकता था कि नालन यानरान का पीला हरा डू क्यूई कवच गायब हो गया था और उसके शरीर को ढकने वाली चांद सी सफेद पोशाक फट गई थी। हालांकि कोई अंतरंग अंग उजागर नहीं हुआ था, केवल लाल, सूजी हुई और जली हुई त्वचा के धब्बे थे। उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया था, उसका छोटा मुंह थोड़ा सा हाँफ रहा था। वह अपने हाथ में लंबी तलवार लिए चौक के बीच में खड़ी थी। उसका नाजुक शरीर कांप रहा था लेकिन उसका चेहरा हट से भरा हुआ था। उसने किसी भी हालत में गिरने से इनकार कर दिया। कुछ ही दूरी पर जियाओ यान, जो हैवी जुबान रूलर के शरीर के नीचे से निकला था, भी बहुत असहज लग रहा था। उसका ज्यादातर लबादा आधा फटा हुआ था और उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। बाहर निकलने के बाद वह हैवी जुबान रूलर पर झुक गया और नालन यानरान की तरह ही वह लड़खड़ा रहा था लेकिन नीचे गिरने से इनकार कर रहा था। इस समय पिछले हमलों के कारण उनमें से किसी में भी फिर से लड़ने की ताकत नहीं थी। पूरी भीड़ एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं पाए क्योंकि वे इस तरह का दृश्य देख रहे थे। क्या ये बराबरी है? मुझे नहीं लगता। चलो थोड़ा समय लेते हैं और इंतजार करते हैं। दोनों को गंभीर चोट नहीं लगी है, देखते हैं कौन पहले गिरता है। कुछ पलों के बाद एक जोरदार आवाज सुनाई दी और एक आकृति जमीन पर गिर गई। विजेता का फैसला हो गया। छोटा संप्रदाय नेता, छोटा संप्रदाय नेता। गिरी हुई आकृति को देखकर मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के सभी शिष्यों के चेहरे बदसूरत हो गए क्योंकि गिरी हुई आकृति नालन यानरान थी। जियो यान ने अपनी काया को निखारा था और अगर नालन यानरान उसके साथ इस मामले में प्रतिस्पर्धा करना चाहती थी कि कौन सबसे लंबे समय तक खड़ा रह सकता है तो वह स्वाभाविक रूप से नुकसान में थी। थोड़े गुस्से के साथ युनलेंग ने पत्थर के मंच पर अपनी हथेली से जोरदार थप्पड़ मारा। उसका चेहरा राख हो गया था। वह पहले से ही उस बदमाश जियाओ यान से नाखुश था और अब जब नालन यानरान हार गया है तो यह निश्चित रूप से उसके मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की प्रतिष्ठा के लिए एक झटका होगा जिसने उसे और भी दुखी कर दिया। पहले एल्डर, अब क्या? यानरान पहले ही हार चुका है। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के एक एल्डर ने कड़वी मुस्कान के साथ पूछा। हम और क्या कर सकते हैं? चलो घोषणा करने की तैयारी करते हैं। वास्तव में डू पूर्वज वाले कबीले से हारने से मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आएगी। अब जब हर कोई देख रहा था और जियाओ मिंग मौजूद था तो युनलेंग का चाल चलने का कोई इरादा नहीं था और वह परिणाम की घोषणा करने के लिए तैयार था। तभी अचानक एक आवाज़ सीधे उसके कानों में पहुंची और उसकी बातों ने उसे मौके पर ही पीला कर दिया।